तो आज से हम लोग हिस्ट्री का मॉड्यूल चालू कर रहे हैं। जैसा लड्डा सर ने बताया होगा कि हम लोग रिवीजन मोड पे हिस्ट्री का मॉड्यूल लेके आने वाले थे और उसमें बेसिकली हम ट्राई करेंगे एंशियंट, मेडिएवल, कुछ पार्ट कल्चर का और मॉडर्न हिस्ट्री कवर करने को। इसको मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2। मॉड्यूल 1 में एंशियंट और मेडिएवल हिस्ट्री रहेगी, साथ में जितना रिलेटेड कल्चर रहता है। अब ये रिलेटेड कल्चर में बेसिकली आर्ट एंड आर्किटेक्चर आएगा, पेंटिंग आएगा, रिलीजन आएगा और लिटरेचर आएगा, ये चार चीज़। अब ये जो कोर्स रहेगा एंशिएंट एंड मेडिवल वाला, इसको मैंने खुद के जो नोट्स बनाए हैं उसी में से हम लोग रिवाइज करेंगे। एक बात समझ लीजिए कि हिस्ट्री का ओवरऑल जो कॉस्ट बेनिफिट रहता है वो काफ़ी लो रहता है, ठीक है। पर इसमें से क्वेश्चंस ज़्यादा आ रहे हैं, मतलब ऑन एन एवरेज 17-18 क्वेश्चन आ रहे हैं पिछले 4-5 साल में। और मॉडर्न का यदि उसमें वेटेज देखें तो 3-4 क्वेश्चन आ रहे हैं जो प्रॉपर मॉडर्न फ्रीडम स्ट्रगल पढ़ते हैं हम लोग। बाकी हिस्ट्री जो है वो मेजॉरिटी लोग छोड़ देते हैं, तो इसको पढ़ना भी ज़रूरी है और इसका कॉस्ट बेनिफिट भी लो है। तो हमको क्या करना है कि इसमें बिल्कुल शॉर्ट में चीज़ों को समझना है, याद करना है, और उसमें से बनता है तो ठीक है, वरना उसे छोड़ देना है। अब यदि मेरे नोट से जाओगे तो ऑन एन एवरेज यदि मॉडर्न हिस्ट्री को छोड़ के बाकी एंशियंट, मेडिएवल और कल्चर वाला पार्ट जो है उसके 12-13 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से 5 से 6 बन जाने चाहिए, 4 से 5 बन जाना चाहिए। तो दिस वुड गिव एन एडवांटेज ऑफ 8 to 9 नंबर्स। पर बात वही है कि इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, अदरवाइज हिस्ट्री में आप घुसते जाते हो और टाइम ज़्यादा लगता जाता है। अब इसमें सोर्सेज में मैंने कौन कौन से रखे हैं एंशिएंट मेडिएवल में, तो लूसेंट बेसिक बुक, आर एस शर्मा, सतीश चंद्रा क्लास 11th की, नितिन सिंघानिया पार्शली क्योंकि जितना रिलेटेड कल्चर है उसकी को लिया है, कुछ मेरे पुराने नोट्स थे उसमें से, और मैप्स और टर्म्स ये उठाई है जो थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री आती है क्लास 12th की आई थिंक, उसमें से, और आर पास्ट 1 to 3। तो ये मैप्स और टर्म्स जो है वो आखिरी में एक साथ पूरा एक डॉक्यूमेंट बना के दे दूंगा, या फिर जब भी मेरा कंप्लीट होता ही है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो उसको ठीक से याद करना है क्योंकि यही तो पार्ट जो है मैप्स और टर्म्स, एंशिएंट और मेडिवल के जो टर्म्स रहते हैं और एंशिएंट मेडिवल के जो लोकेशंस रहती है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहती है और इसी में से क्वेश्चंस आते हैं मेजॉरिटी। मॉड्यूल 2 जो रहेगा इसको हम ट्राई करेंगे मॉड्यूल 1 को कि 1 से 1.5 महीने में कवर कर दें। मॉड्यूल 2 रिलेटिवली छोटा रहता है और इसमें से जहाँ तक मुझे पता है फ्रीडम स्ट्रगल वाला पार्ट और गवर्नर जनरल्स वाला पार्ट ये लास्ट टाइम लड्डा सर ने करवा दिया था और उसमें से क्वेश्चन बने भी थे। बाकी जो पार्ट है वो छोटा है और याद करने का है। इसमें समझने वाला पार्ट सिर्फ यूरोपियंस और ब्रिटिश कन्क्वेस्ट, यही दो चीज़ें हैं, बाकी चीज़ें याद करने की है। तो मॉड्यूल 2 हम ट्राई करेंगे कि प्रीलिम्स के पहले 2-3 लेक्चर में उसको 2-3 घंटे में ख़त्म कर दिया जाए, ठीक है। तो अभी मॉड्यूल 1 हम लोग चालू करेंगे आज से। अभी रिसेंट का यदि ट्रेंड देखा जाए तो एंशिएंट से ऑन एन एवरेज 3 से 4 क्वेश्चन, मेडिएवल में 3 से 4 क्वेश्चन, कल्चर में 2 से 3 क्वेश्चन, पर ये मेनली करंट अफेयर्स इंड्यूस्ड है पिछले 3 साल में तो एटलीस्ट। अर्ली मॉडर्न या फिर लेट मेडिएवल जो बोल लो उसको, उसमें से 2 से 3 क्वेश्चन। ये कौन सा पार्ट है जिसमें यूरोपियंस, पोर्चुगल, स्पेन, डैनिश, इंग्लिश ये सब आ रहे हैं और सेटल हो रहे हैं, इसको अर्ली मॉडर्न बोलते हैं। लेट मेडिएवल किसको बोल देते हैं, जो लेटर मुगल्स हैं उनको। अब ये दोनों साथ में चलते हैं लगभग 1700 से कम, ये 1600 से चालू हो गया है और लेट मेडिएवल 1700 के बाद को बोलते हैं, दोनों सेम ही चीज़ें। तो उतने पार्ट में से 1600 से लेके 1857 तक कुछ भी आता है तो दैट इज कंसिडर्ड अर्ली मॉडर्न और लेट मिडिएवल। और फिर एक पार्ट है मॉडर्न का, तो ये मॉडर्न जो है ये फ्रीडम स्ट्रगल है बेसिकली, जो लोग पढ़ के जाते हैं हिस्ट्री में, मतलब उसमें इतना छोड़ देते हैं और इतना पार्ट पढ़ते हैं 1857 से लेकर 1947 तक, और इसमें सारे 3 से 4 क्वेश्चन, और ये रिलेटिवली इजी रहता है।
क्वेश्चन भी इजी आते हैं। बाकी पार्ट जो है लगभग 4 4 3 और 3, लगभग 12 13 क्वेश्चन, 4 4 8 3 3 6 14, तो इतना 12 13 क्वेश्चन, 14 क्वेश्चन हम लोग छोड़ के जाते हैं, जिसमें से ऑन एन एवरेज 5 से 6 बनाने लायक होते हैं क्वेश्चन। तो हम लोग उतना अपना मार्क्स वेस्ट कर देते हैं। अब ओवरऑल देखा जाए, यदि लोग सिर्फ यही पढ़ रहे हैं तो कॉस्ट बेनिफिट कितना बना हिस्ट्री का? मतलब 19 क्वेश्चन, 17 18 19 क्वेश्चन में से आप 4 क्वेश्चन ही पढ़ के जा रहे हो। ठीक है, कल्चर में क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग? वो तो ये 4 चीज़ें ही है, आर्ट एंड आर्किटेक्चर, पेंटिंग, रिलीजन एंड लिटरेचर। रिलीजन में भी बुद्धिज्म और जैनिज्म इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जहाँ से हर साल क्वेश्चन आता है और वो नहीं बनता है। एंशिएंट मेडिवल में जो ये फर्स्ट मॉड्यूल है, इसमें फोकस एरिया हमारा क्या रहेगा? तो सबसे पहला टर्म्स। आज के लेक्चर में हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे, तो उसमें पता चलेगा हमको कि टर्म्स कितने इंपॉर्टेंट है एंशिएंट मेडिवल के। ये टर्म्स का एक तो मेरे डॉक्यूमेंट में काफ़ी सारे टर्म्स रहेंगे, और दूसरा मैं एक अलग से डॉक्यूमेंट भी बनाऊंगा जिसमें टर्म्स और लोकेशंस रहेगी, तो उससे मेजॉरिटी टर्म्स कवर अप हो जाना चाहिए। उससे बाहर बाहर आता है तो हमारा स्कोप ही बाहर है, उसमें फिर अंदाज़ा लगाना पड़ता है। लोकेशंस, हाँ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारी लोकेशन कंपाइलेशन में आ जाएगी आपके पास। एडमिनिस्ट्रेशन, सोशल कंडीशंस, ट्रैवलर्स। सोशल कंडीशन और एडमिनिस्ट्रेशन इसलिए क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन से कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं जैसे मनसबदारी सिस्टम से क्वेश्चन आया था 2018 या 19 में। सोशल कंडीशंस इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि उससे अंदाज़ा लगता है कि उस समय यदि विजयनगर एम्पायर है तो उस समय विमेन का कंडीशन क्या था, या फिर चोला किंगडम है तो उस समय बेसिक सोशल कंडीशन कैसी थी, और उससे हम लोग डिराइव करने की कोशिश करते हैं क्वेश्चंस में अपने सॉल्यूशंस। वो पता चलेगा आगे जब हम क्वेश्चन देखेंगे तो। ठीक है, ट्रेवलर्स, राइटर्स एंड बुक्स, ये याद करने की चीज़ें रहती है। ट्रेवलर्स इंपॉर्टेंट है, ट्रेवलर्स के साथ सेंट्स जितने भी है और बाकी जितने भी नाम आते हैं, राइटर्स एंड अदर्स, तो इन सब का टाइम पीरियड याद होना चाहिए। उससे हमको एलिमिनेशन में बहुत मदद मिलती है। सेम चीज़, टर्म्स, लोकेशन, ट्रेवलर्स, सेंट्स और राइटर्स, इससे हमको एलिमिनेशन में मदद मिलती है, क्योंकि सारे तो हम कवर कर नहीं सकते, जितने हमारे पास स्टैंडर्ड बुक्स में उतने हैं। यूपीएससी तो कहीं से भी पूछता है, तो एलिमिनेशन करते, मतलब यदि कुछ चीज़ एलिमिनेट कर पाते हो तो क्वेश्चन बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं, या फिर 50% प्रोबेबिलिटी हम आ जाते हैं। बुद्धिज्म, जैनिज्म, ये जितना जहाँ से पढ़ सको पढ़ लो, क्योंकि इसमें से हर साल क्वेश्चन आता है और वो बनना मुश्किल हो जाता है। इसमें भी मेनली वो लोग या तो सेक्ट के बारे में पूछते हैं, या फिर उनकी फिलोसॉफी के बारे में पूछते हैं, या फिर सेंट्स के बारे में पूछते हैं, बुद्धिस्ट जैन सेंट्स के बारे में, या फिर टेक्स्ट के बारे में पूछते हैं। तो ये मेजॉरिटी चीज़ें स्टैंडर्ड बुक्स में तो नहीं मिलती है, पर वही है, हमको एक आध वर्ड भी समझ आता है तो एलिमिनेट करने में आसानी हो जाती है। टाइमलाइन, ठीक है, टाइमलाइन इज इम्पॉर्टेंट। हर चीज़ की टाइमलाइन याद होनी चाहिए, मेजर डायनेस्टीज़ की सबकी टाइमलाइन याद होनी चाहिए। एलिमिनेशन में बहुत काम कर रहा है रिसेंट पास्ट में, 3 साल में, पिछले 3 से 4 साल में। ट्रैवलर्स, सेंट्स, यूरोपियंस, ये सब याद होना चाहिए। और कल्चर के लिए एक तो नितिन सिंघानिया हुआ, जिसको आपको रीड कर लेना है एक बार, और जो कल्चर आ रहा है दैट इज करंट अफेयर इंड्यूस्ड पिछले कुछ सालों में, तो पीटी 365 जो आती है विजन की, वो करना पड़ेगी, है ना। तो बेसिक आइडिया नितिन सिंघानिया से होना चाहिए, बाकी पीटी 365 से ये कवर करना ही पड़ेगा कल्चर को। ठीक है, अब कुछ ट्रिक्स लिखी है, वैसे जो हम क्वेश्चन देखेंगे तो समझ आएगा, फिर भी पढ़ लेते हैं। तो एंशियंट के जो टर्म्स रहते हैं, एंशियंट मेडिएवल के, इसमें क्या करना है कि उस टर्म को बार बार पढ़ना है, और यदि कुछ रिलेटेड टर्म मिलता है हमको अपने हिंदी लैंग्वेज में, तो वो वाला ऑप्शन टिक करके आना है। इसका रीज़न है क्योंकि एंशियंट इज संस्कृत मेजॉरिटी, संस्कृत के ही मिलता जुलता है प्राकृत और पाली, है ना, और मेडिएवल इज पर्शियन, और हम जो बोलते हैं दैट इज हिंदुस्तानी। हिंदुस्तानी इज बेसिकली अ मिक्सचर ऑफ संस्कृत एंड पर्शियन। तो हमारी लैंग्वेज में जितने वर्ड्स है हिंदुस्तानी में, वो कहीं ना कहीं मिलते जुलते रहते हैं पुराने वर्ड से, या तो वो संस्कृत से आया हो
या पाली से आए हो, प्राकृत से मेजॉरिटी नहीं मिलते, या फिर पर्शियन से आए हो, तो तुक्का सही बैठ जाता है यदि हम लोग अंदाजा मारते हैं तो। सेकंड, इफ स्टेटमेंट आर गिवन एंड आर वेरी जनरल, इट्स ट्रू। ये अपन देखेंगे, ये होता है। यदि बिल्कुल ही जनरल स्टेटमेंट है तो वो जनरली सही रहता है। टाइमलाइंस याद कर लेना है क्योंकि एलिमिनेशन में बहुत काम आएगी। लूसेंट को तो रट्टा मार लेना है क्योंकि इधर से ही हमको बेसिक टर्म्स पता चलेंगे और एलिमिनेशन का काम चालू होगा। रूलर राइटर पर्सन के बारे में पूछता है कोई स्टेटमेंट देके, तो उसमें जनरली ये देखा, मतलब यदि देखे तो जनरली जो सबसे फेमस रूलर या फिर राइटर होगा वही आंसर रहता है। लोकेशन बेस्ड, हम सारे लोकेशन याद कर लेंगे, सारे मैप्स देख लेंगे कंपाइलेशन से, तो उससे हो जाएगा मोस्टली। ठीक है, कन्वर्ट ऑल मॉडर्न लोकेशंस इनटू टुडेज नेम। ठीक है, जैसे चिका कोल आया था 2020 में, शायद 2020-21 में, वो आज का श्रीकाकुलम है। तो आज के टर्म्स में यदि हम उसको याद कर ले तो हमको लोकेशन याद करने में ज़्यादा आसानी होती है। और जब एक बार लोकेशन समझ आ जाती है उसकी, तो हमको एलिमिनेशन में भी काम आता है वो। और यहाँ पे चांस तो लेना पड़ेगा यूपीएससी में, 50-50 जहाँ भी पहुँच जाओ वहाँ पे टिक मार के आना है। स्केड्यूल क्या रहेगा ये बता दिया मैंने। मॉड्यूल 1 जो एंशिएंट मेडिवल कल्चर का रहेगा उसको 1 से 1.5 महीने में कोशिश करेगा ख़त्म करने की। मॉड्यूल 2 जो रहेगा वो एग्ज़ाम से कुछ समय पहले हम लोग लेके आ जाएंगे। अब करना क्या है, तो क्योंकि कॉस्ट बेनिफिट बहुत कम रहता है, यदि देखा जाए तो सिर्फ मॉडर्न का ही कॉस्ट बेनिफिट ज़्यादा है, बाकियों का कम है। तो इस केस में हमको जितना मैं पढ़ाऊँगा और जो मैं डॉक्यूमेंट दूंगा उसको रट्टा मार लेना है। उसके बाद एक बार लूसेंट पढ़ लेना है क्योंकि लूसेंट से वही टर्म्स रहेंगे वापस, सारे टर्म्स इंक्लूडेड लूसेंट के, पर चीज़ें याद होती जाएगी। तो इन दोनों को कर लोगे, रट्टा मार लोगे, और कोई टेक्स्ट नहीं करना है क्योंकि दूसरा टेक्स्ट पढ़ोगे तो भी वैसे याद नहीं रहेगा। और वहाँ पे स्टेटमेंट ऐसे आते हैं कि याद करने से भी मतलब नहीं है, तो ज़्यादातर चीज़ें अंदाजे से चलेगी। तो करना सिर्फ इतना है कि एंशिएंट मेडिवल जो मैं डॉक्यूमेंट दूंगा और लूसेंट, इन दोनों को रट्टाफाई कर लेना है, अच्छे से याद कर लेना है ताकि एलिमिनेशन में काम कर जाए। और 12 क्वेश्चन में से जहाँ तक हो 5 से 6 क्वेश्चन बना के आना है। इससे हमारा 12 नंबर का एज मिलता है अपने को, 10 से 12 नंबर का। ठीक है, लेक्चर 1 में अभी हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। इन क्वेश्चंस का देखने का ऑब्जेक्टिव क्या है, ये देखना है कि हमारा स्टैंडर्ड बुक में से कितना कवरेज हो रहा है। तो हमको पता चलता है कि स्टैंडर्ड बुक में से बहुत कम कवरेज होता है, इसलिए मेजॉरिटी काम एलिमिनेशन का ही आता है यहाँ पे हिस्ट्री में, स्पेशली एंशिएंट और मेडिवल हिस्ट्री में। कॉस्ट बेनिफिट ये आप समझ ही गए हो, सब लो है। सिर्फ मॉडर्न का 1857 के बाद कॉस्ट बेनिफिट हाई है, उसके पहले का सब लो है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन देख लेते हैं, पिछले कुछ सालों के लिए खोल कर रखा है मैंने। तो ये विजन का डॉक्यूमेंट है, इसी में से हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे। आज हम लोग एंशिएंट मेडिवल और कल्चर के क्वेश्चन देख लेंगे, हुआ तो अर्ली मॉडर्न का भी देख लेंगे क्वेश्चंस। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री 1919 एक्ट। ठीक है, पहला क्वेश्चन मेडिवल हिस्ट्री का, व्हाट इज फनम इन मेडिवल इंडिया। तो यदि आपने लूसेंट भी पढ़ी हो ना, वहाँ पे फनम लिखा हुआ है। फनम पगोड़ा, और काफ़ी सारे नाम से इनको बुलाते थे। पाई, तो इस नाम से कॉइन्स को बुलाते थे मेडिवल इंडिया में। दिल्ली सुल्तान देखे तो वही टंका, जित्तल, रुपया। और फनम वॉज बेसिकली इन साउथ इंडिया, विजयनगर एम्पायर कॉइन्स को बुलाते थे। तो सिर्फ ये लूसेंट से काम हो जाता है इसमें। ठीक है, अब इनने सोर्स का डाल कर रखा है, पता नहीं, मतलब ये लूसेंट के अलावा बाकी स्टैंडर्ड बुक्स में नहीं है। विजन खोलने का यही मतलब है कि हमको सोर्स दिख जाएगा कि कहाँ से ये क्वेश्चन आया था। तो इनने कोई वेबसाइट का डाला है विच इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कि हम कवर कर ले उसको पढ़ाई में, पर ये क्वेश्चन लूसेंट से बन जाता है। सेकंड क्वेश्चन, दिस इज मॉडर्न इंडिया, थर्ड मॉडर्न इंडिया क्रिप्स मिशन। आर्ट एंड कल्चर विद रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री कंसिडर द फॉलोइंग टेक्स्ट। अभी मैंने बोला था कि बुद्धिज्म, जैनिज्म
यहाँ से या तो टेक्स्ट का आएगा या सेंट का आएगा या सेक्ट का आएगा या उनकी फिलोसॉफी का क्वेश्चन आएगा, पर ऐसे नाम और ऐसे टेक्स्ट आएंगे कि सुने नहीं होंगे। तो पूछता है विद रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री कंसिडर द फॉलोइंग टेक्स्ट्स, ये 4 नाम दिए और बोलता है कि विच ऑफ द अबव आर जैन टेक्स्ट। ठीक है, 4 नाम दिए, नेट्टिपकरण, परिशिष्ट प्रवण, अवदान शतक, और ये जो भी है त्रिष्टिकश त्रिष्टि लक्षण महापुराण, त्रिष्टि लक्षण महापुराण। ठीक है, अब इसमें से एक चीज हमारे पास लूसेंट में है, दैट इज परिशिष्ट प्रवण इज अ जैन टेक्स्ट। इतना हमको लूसेंट से पता चलता है। ठीक है, तो हमारा यदि 2 को हम इंक्लूड करते हैं तो हमारा ऑप्शन सी एलिमिनेट होता है। ठीक है, दिस इज फर्स्ट थिंग। और यदि लूसेंट पढ़ने का बोल रहा हो तो वो यहीं पे काम आती है कि आपको टर्म्स याद हो जाती है। ठीक है, अब हमने एक एलिमिनेट करा। इसके बाद लूसेंट में एक और नाम आता है, दिव्य दान करके, जो एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट है। अब यदि दिव्य दान को ठीक से याद कर लिया हमने, यदि ये पढ़ के अवदान पढ़ के याद आता है, इसी को बार बार पढ़े, अवदान शतक अवदान शतक, तो समझ आता है ये अवदान शतक लिखा हुआ है। ठीक है, ऑल्दो बहुत कठिन है ये भी करना, एग्जाम प्रेशर में नहीं हो पाता है, पर यदि दिमाग चल जाए तो। ठीक है, अवदान शतक, और हमने पढ़ा दिव्यदान एज ए बुद्धिस्ट टेक्स्ट, तो इससे समझ आता है कि अवदान जो है, दिव्य अवदान, अवदान बुद्धिस्ट टेक्स्ट होता है, तो वहां से आप उसको एलिमिनेट कर सकते थे, जिसका चांसेस बहुत कम है क्योंकि ये बहुत कठिन क्वेश्चन है। ठीक है, जैसे एलिमिनेट करते हो यू हैव द आंसर, आई थिंक भी, हाँ 2 and 4। बाकी ये नेट्टी पकरण और ये जो भी है महापुराण, ये किसी ने नहीं सोचा होगा, और बल्कि इसमें गलती करी होगी जो मैंने भी करी थी, महापुराण देकर इसको हिंदू टेक्स्ट समझ लिया। ठीक है, तो ये कठिन क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चंस छोड़ने लायक रहते हैं। ठीक है, हम लोग काउंट भी करते जाते हैं कि छोड़ने लायक क्वेश्चन या फिर जो बनता ही नहीं हमसे, वो कितने होते हैं। जस्ट मिनट में एक स्टिकी नोट उठा लूं। ठीक है, इसके पहले कौन सा क्वेश्चन था, क्या वो बनाने लायक था, क्रिप्स मिशन, मॉडर्न हिस्ट्री, मेडिएवल, मेडिएवल वाला बन जाता है 2022। अच्छा, ये 2022 का पेपर है। ठीक है, एक क्वेश्चन मिला जो नहीं ही बनता हमसे बेसिक टेक्स्ट पढ़ने के बाद भी। देन अगला क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री कंसिडर द फॉलोइंग हिस्टोरिकल पर्सन्स नोन एज। अब ये अगेन जो इनके नाम रहते हैं वो नहीं बनते हैं। इसमें से मुझे उस समय सिर्फ पता था, तो ये नाथ मुनि जो है दैट इज रिलेटेड टू आइदर वैष्णविज्म या फिर शैविज्म, दैट मीन्स दे आर रिलेटेड टू हिंदुइज्म, सिर्फ इतना पता था, उसके अलावा नहीं पता था। ठीक है, और इन्होंने जो ऑप्शन दिए हैं वो भी ऐसे दिए हैं, ओनली वन, ओनली सॉरी 1 पेयर करेक्ट, 2 पेयर करेक्ट, 3 पेयर करेक्ट। तो ये भी नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है कि ऐसा क्वेश्चन बन जाए। सोर्स यदि देखा जाए तो इनके पास भी कुछ इनने वेबसाइट से डाल के रखी है, मतलब इनके पास भी नहीं था सोर्स, इनने नाम टाइप करे और उसकी लिंक यहाँ पे पेस्ट कर दी। तो ऐसे क्वेश्चन भी छोड़ने के होते हैं। ये सेकंड क्वेश्चन मिला हमको जो छोड़ने का था। अब ये लिखते क्या है, दिस क्वेश्चन सीक्स टू टेस्ट द फंडामेंटल नॉलेज ऑफ पर्सन। यदि ये फंडामेंटल नॉलेज में है, मतलब बेसिक नॉलेज में है, तो आप ये वेबसाइट का नाम क्यों डाल रहे हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मेडिवल हिस्ट्री। मेडिवल हिस्ट्री जो है दैट इज रिलेटिवली इजी टू डू, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास सोर्सेज जो है, मतलब हिस्ट्री प्रॉपरली लिखी हुई है, और रिलेटिवली क्वेश्चंस भी आसान आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन बोलता है विद रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द फर्स्ट मंगोल इन्वेजन ऑफ इंडिया हैपेंड ड्यूरिंग द रेन ऑफ जलालुद्दीन खलजी। ठीक है,
Second, during the reign of Alauddin Khalji, one of the Mongol assault marched up to Delhi and besieged the city. मतलब मंगोल अटैक हुआ अलाउद्दीन के समय और सिटी को कैप्चर, दिल्ली को कैप्चर कर लिया. थर्ड, मोहम्मद बिन तुगलक टेम्पररी लॉस्ट पोर्शन ऑफ नॉर्थ वेस्ट ऑफ हिज किंगडम टू मंगोल्स. ठीक है, अब ये स्टेटमेंट बेसिक दिल्ली सल्तनत से है. यदि आप दिल्ली सल्तनत की हिस्ट्री पढ़ते हो तो वहां से है. पहला स्टेटमेंट बोलता है फर्स्ट मंगोल अटैक इन्वेजन हैपन ड्यूरिंग जलालुद्दीन खलजी. दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट. यदि आप बेसिकली पढ़ते हो तो ये शुरुआती है. मंगोल अटैक जब दिल्ली सल्तनत चालू होती है उसके साथ मंगोल अटैक भी चालू हो जाते हैं. पहला जो इन्वेजन होता है दैट इज ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इल्तुतमिश, जब वो जलालुद्दीन ख्वारिज्म शाह को पनाह देने से मना कर देता है. तो दिस स्टेटमेंट इज डेफिनेटली गलत. तो हमारे पास दो एलिमेंट करेक्ट पूछे ना, करेक्ट. दो ऑप्शंस एलिमिनेट हो गए, बचे दो. मतलब 50-50 पे तो आ गए हैं. अब ये 50-50 के बाद टिक तो मारना ही है. ठीक है, क्योंकि ऐसे भी आपकी जिस भी नॉर्मल सब्जेक्ट में आपकी एक्यूरेसी वैसे भी 50%, 60%, 70% रहती है. मैक्सिमम 70%. जहाँ पे पकड़ है वहाँ 70-75% रहेगी एक्यूरेसी. 50% पे जहाँ आप कुछ नहीं पता तो वहाँ खेलने में कोई दिक्कत नहीं. ठीक है, अब या तो 2 लगाया गया फिर 3 लगाए गए. सेकंड बोलता है कि अलाउद्दीन खिलजी के समय मंगोल अटैक हुआ और उनने दिल्ली को कैप्चर कर लिया. ठीक है, कुछ हद तक गलत लग रहा है स्टेटमेंट. अब पता नहीं है, अलाउद्दीन सिर्फ इतना पता है कि अलाउद्दीन खिलजी के समय सबसे ज़्यादा मंगोल अटैक हुए हैं. 6 बार अटैक हुए हैं. इस कारणवश अलाउद्दीन खिलजी मैक्सिमम टाइम दिल्ली में रहा है. ठीक है, और इसने अपने फ्रंटियर को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करा है, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर को, अलाउद्दीन खिलजी ने. तो मोस्ट चांसेस है कि ये स्टेटमेंट गलत हो सकता है. अगला स्टेटमेंट पढ़ते हैं. मोहम्मद बिन तुगलक टेम्पररी लॉस्ट पोर्शन ऑफ नॉर्थ वेस्ट ऑफ हिज किंगडम टू मंगोल्स. ये ज़्यादा पॉसिबल वो लग रहा है, ज़्यादा पॉसिबल, ये ज़्यादा, इसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा लग रही है. क्यों? मोहम्मद बिन तुगलक के समय तिमिर शाह, तिमिर शरीन करके एक रूलर था मंगोल, जो ऑलमोस्ट दिल्ली के आउटस्कर्ट्स तक आ गया था और वहां से फिर उसको भगाया गया था. तो यदि आउटस्कर्ट तक आया तो डेफिनेट है कि नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर की कुछ टेरिटरीज लूज करी होगी. ठीक है, तो हमारा आंसर होना चाहिए 3 ओनली, डी. तो इसने आंसर बी देकर रखा है और इसका मैंने चेक भी करा था. ठीक है, करेक्ट. चंगेज खान रीच ड्यूरिंग इल्तुतमिश चेजिंग ख्वारिज़्म. ठीक है. Second, Alauddin Khilji, the horsemen beside large part of the army of Alauddin Khilji had left for Telangana campaign. Army left at Delhi was insufficient and weak after. ठीक है, ये सब लिखा हुआ है इसने कि चित्तौड़ में गए थे और तब अटैक हुआ था. एंड द मंगोल्स प्लंडर्ड environs of Delhi and besieged it for 2 months. इसने लिखा हुआ है. तो मोस्टली ये हो सकता है कि ऐसा हुआ हो. अब इसमें भी अभी तक मेरे को यही लग रहा है कि स्टेटमेंट 3 ही करेक्ट है और स्टेटमेंट 2 गलत है, क्योंकि इसने जो देके रखा है सोर्स, इसमें मैंने चेक करा था तो ऐसा कुछ नहीं था. ये मैं, क्योंकि मुझे याद है कि उस समय मैंने सतीश चंद्रा खोल के देखी थी. सतीश चंद्रा में ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ था कि दिल्ली को बिसीज किया गया है. ऑल्दो पुराने एडिशंस में हो तो पता नहीं, इसने डाल के भी सतीश चंद्रा ही रखा है. ठीक है, तो इसका मतलब ये है अभी भी 50-50 थे. तो मोस्टली यदि आइडिया नहीं होता किसी को इन दो चीज़ का, बहुत ज़्यादा दिमाग ना लगाया होता तो शायद सही हो जाता और शायद गलत हो जाता. अगला क्वेश्चन, medieval हिस्ट्री विथ रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज कुल्ह दरान. अब ये चीज़ कुल्ह दरान जो है ये किसी ने नहीं सुनी थी इसके पहले, और ये एक जगह लिखी हुई है. ये पेंटिंग्स में लिखी हुई है. जब कल्चर पढ़ते हैं नितिन सिंघानिया में लिखा हुआ है कि जब दिल्ली सल्तनत में मैन्युस्क्रिप्ट बनती थी तो सैयद और लोधी डायनेस्टी उन मैन्युस्क्रिप्ट को कुल्हदार बुलाते थे. तो यदि आपने वो चीज़ याद करी होगी कि कुल्हदार उस मैन्युस्क्रिप्ट को बुलाते थे तो ये कुल्हदरान पढ़ने पे कुछ आइडिया बनता उस समय. फर्स्ट थिंग. सेकंड थिंग, यहाँ पे वो वाली ट्रिक भी चल जाएगी कि यदि आप
जो टर्म है उसका सबसे पास का हिंदी टर्म ढूंढे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कुल, मतलब कुल, कुल मतलब डायनेस्टी। तो इसको उस हिसाब से कुछ हद तक आप कर सकते थे, तुक्का मार के आ सकते थे। ऐसे क्वेश्चन में तुक्का मारोगे मोस्टली वो सही निकलता है, मतलब जहाँ पे आपको एक सेंस मिल जाता है उस चीज़ का, उस वर्ड का, पर्टिकुलर टर्म का, तो वो जनरली ही सही निकलता है। इसमें क्या लिखा है? सैयद क्लेम्ड डिसेंडेंट, सैयद पुट ऑन पॉइंटेड कैप नोन एज कुल। अच्छा ठीक है। सोर्स, अब ये सोर्स देखो वीडी महाजन, ये कहीं से कहीं तक कवर नहीं हो सकता था। बस ये यदि आप तुक्का चल जाता टर्म के हिसाब से कि ये काय से मैच कर रहे हैं तो चल जाता है। इसको भी हम काउंट कर लेते हैं कि ये सोर्स से नहीं बनता। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये वाला दिख रहा है अर्ली मॉडर्न से। ठीक है, विद रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, Dutch established their factories warehouse on the east coast of land granted to them by Gajpati rulers. First thing they are talking about Gajpati rulers and Dutch. अब यहाँ पे क्या चीज़ काम आती है, टाइमलाइन इन ऐसे स्टेटमेंट्स को देखने में। अल्फांसो दे अल-बकरकी कैप्चर्ड गोवा फ्रॉम द बीजापुर सल्तनत। ये 10 बार इन्हें रिपीट करा है सेम स्टेटमेंट, और ये सही है। यदि आप नॉर्मल हिस्ट्री पढ़ोगे तो जो अर्ली पोर्चुगीज का जो आगमन है इंडिया में, उसमें दिस इज देयर कि अल-बकर के हैड टेकन गोवा फ्रॉम बीजापुर, और उसके बाद उन्होंने कैपिटल में, नूनो द कुन्हा ने कैपिटल शिफ्ट कर दी थी फ्रॉम आई थिंक कोचिन, कोचिन से उसको गोवा कर दी थी। The English East India Company established a factory at Madras on a plot of land leased from a representative of Vijayanagar Empire। क्या बोल रहे हैं कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने फैक्ट्री एस्टेब्लिश करी मद्रास में एक लैंड लीज करके विजयनगर एम्पायर से। ठीक है, अब ये स्टेटमेंट सही है सेकंड, ये नॉर्मल हमको टेक्स्ट बुक में मिल जाता है, हर जगह लिखा हुआ है। और पूछ रहा है अबव आर करेक्ट, विच वन ऑफ द अबव आर करेक्ट। तो इसमें हमारा सेकंड वाला डेफिनेटली करेक्ट है, एक ऑप्शन गया सी वाला। ठीक है, अब फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं। डच एस्टैब्लिश देयर फैक्ट्री वेयरहाउस ऑन द ईस्ट कोस्ट ऑन द लैंड ग्रांटेड टू देम बाय गजपति रूलर्स। अब पहले डच की टाइमलाइन देखें। डच आए थे 1602 में, 1605 में पहली फैक्ट्री एस्टैब्लिश करते हैं, दैट इज इन मसूलीपट्टनम। ठीक है, गजपति रूलर्स। अब ये गजपति रूलर्स के बारे में हम जनरली पढ़ते नहीं है मेडिएवल हिस्ट्री में भी, सिर्फ इतना पता रहता है कि ऐसे कोई उड़ीसा में रूलर्स थे जो अराउंड जो दिल्ली सल्तनत के एंड के अराउंड आते हैं। ठीक है, तो इनका टाइम पीरियड जो है गजपति रूलर्स का, और ये बाद में भी नहीं आते कभी। ठीक है, 1600 का टाइम पीरियड यदि हम देखें तो दैट इज द पीक ऑफ 1605 इज द पीक ऑफ अकबर। ठीक है, 1600s बहमनीज भी आ चुके हैं। ठीक है, गोलकोंडा, अहमदनगर, बीजापुर, ये भी अपनी पीक पे चल रहा है ऑलमोस्ट, और विजयनगर डिक्लाइन पे है। ठीक है, अब इन्हीं तीन चीज़ों के बारे में इस समय पढ़ते हैं 1600 के आसपास। तो फर्स्ट थिंग, यदि अकबर के अंडर आ चुका है, अकबर का पीक चल रहा है, तो दैट मीन्स उड़ीसा, बंगाल, बिहार बिहार इज अंडर मुगल्स। तो उस केस में गजपति रूलर्स का होने का चांस कम है, और यदि होते भी गजपति रूलर्स तो अकबर के एक्सपेडिशंस में उसका नाम आता। अकबर के एक्सपेडिशन में मालवा का नाम आ जाता है, उसके एक्सपेडिशन में गोंडवाना का नाम आ जाता है, अ, 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 ये फारूकी डायनेस्टी का खानदेश का नाम आता है। तो ऐसे छोटे छोटे डायनेस्टीज का नाम आता है, तो गजपति क्यों छोड़ दिया टेक्स्ट बुक्स ने? तो दैट मीन्स गजपति रूलर्स आर नॉट रूलिंग एट दैट टाइम, प्रोबेबली, मोस्ट चांस यही बनता है। तो उससे कहा जा सकता है कि मोस्टली ये वाला जो स्टेटमेंट है वो गलत हो सकता है। ठीक है, अब हम फर्स्ट को
अब थर्ड वाला जो है इसका हम कुछ बोल नहीं सकते, ऑल्दो विजयनगर एम्पायर 1650 तक रहता है साउथ में, अंडर संगम सलुवा तलुवा अराविडू के अंडर ये लगभग 1650 तक विजयनगर एम्पायर रहता है। उसके बाद ब्रेकअप हो जाता है, मैसूर आ जाता है और दूसरे त्रावणकोर और दूसरे स्टेट्स आ जाते हैं। तो ये स्टेटमेंट फिर भी हो सकता है क्योंकि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टैब्लिशिंग फैक्ट्री एट मद्रास, और मद्रास की फैक्ट्री एस्टैब्लिश हो चुकी थी फर्स्ट क्वार्टर में, मतलब शुरुआत में हो चुकी थी 1620-30 के अंदर हो चुकी थी। तो मोस्टली वाला स्टेटमेंट फर्स्ट वाला गलत है। अब फर्स्ट को हम एलिमिनेट करते हैं और टू को इंक्लूड करते हैं। फर्स्ट एलिमिनेट, फर्स्ट एलिमिनेट, फर्स्ट एलिमिनेट, आंसर शुड बी 2 and 3। तो ऐसे करके इसको सॉल्व किया जा सकता था। आंसर इज बी। पर उसके लिए वही चीज़ है कि हर चीज़ याद होनी चाहिए हिस्ट्री की, एटलीस्ट मेजर डायनेस्टीज की जो टाइम पीरियड है वो याद होना चाहिए। एक और क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू कौटिल्य's अर्थशास्त्र विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट? अ पर्सन कुड बी स्लेव, अच्छा ये वाला क्वेश्चन बहुत मस्त था। अ पर्सन कुड बी स्लेव एज अ रिजल्ट ऑफ जुडिशियल पनिशमेंट। If female slave bore her master a son, she was legally free. If a son born to a female slave was fathered by her, this son was entitled the legal status of master's son. अब तीनों स्टेटमेंट यदि हम पढ़ते हैं, चाहो तो एक बार रोक के वापस पढ़ लेना, तो एक बहुत जनरल ट्रेंड के हैं, ठीक है, और कौटिल्य के अर्थशास्त्र में लिखे हैं। ये बुक जो है वो खुद में अपने आप बहुत बड़ी है बुक, उसके बारे में काफ़ी कुछ पढ़ते भी है कौटिल्य के अर्थशास्त्र के बारे में हम लोग, कि उसमें पॉलिटिकल और सोशल अरेंजमेंट में, बेसिकली तो पॉलिटिकल अरेंजमेंट के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, सोशल अरेंजमेंट के बारे में पढ़ते नहीं है। तो यदि ऐसा स्टेटमेंट दिए है तो वो भी नहीं चाह रहे हैं, वो भी समझते हैं यूपीएससी वाले कि ये तो नहीं पढ़ा होगा इसने। अब बस वो ये देखना चाह रहे हैं कि इसको इतना पता है कि स्लेवरी उस समय एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है। तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में लिखा हुआ है कि स्लेवरी एग्जिस्ट करती है उस समय, मौर्यन एम्पायर के समय, और तीनों चीज़ स्लेवरी के बारे में ही है और बिल्कुल जनरल स्टेटमेंट है। तो इसमें जनरली ये देखा गया है कि सारे स्टेटमेंट सही मान लो, अनलेस बहुत ही उल्टा स्टेटमेंट आ जाए, अदरवाइज सारे स्टेटमेंट सही मान लो। इसका आंसर शुड बी डी। इन्होंने सोर्स क्या लिया है, हल्ता भल्ता सोर्स लिया है इसमें, बिपिन चंद्रा, ठीक है। इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स में क्या है, ठीक है, पॉलिटी, करंट अफेयर्स, एनवायरनमेंट, करंट अफेयर्स, एनवायरनमेंट, इंटरनेशनल पॉलिटी, करंट अफेयर्स, ज्योग्राफी, इंटरनेशनल करंट अफेयर्स, इंटरनेशनल करंट अफेयर्स, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, एंशिएंट हिस्ट्री, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग साइट ऑफ अशोका मेजर एडिक्ट लोकेशन इन द स्टेट। अब ये जो अशोका का एडिक्ट है, हरप्पन साइट्स है, इसमें जनरली लोकेशन बेस्ड ही पूछते हैं। तो हिस्ट्री में ये ज़रूर ध्यान रखना है कि लोकेशन याद कर लो सारी, उनकी लोकेशन बेसिकली देख लो कहाँ पे है, तो वो अंदाज़ा लग जाता है। यदि ये देखा होता तो डौली हमको पता है उड़ीसा में, यदि हिस्ट्री पढ़ते तो इतना समझ आ जाता है। एरागुड्डी आंध्र प्रदेश, जौगड़ा, अब ये जौगड़ा जो है इसको यदि देखा जाए तो ये ईस्टर्न साइड ही आता है, मोस्टली उड़ीसा में ही आता है। और कलसी कर्नाटक, इसका नहीं पता अभी, कलसी कर्नाटक में है नहीं है, कलसी का नाम सुना हुआ लग रहा है, याद नहीं है बाकी। तो क्या पूछ रहा है, विच ऑफ देम आर करेक्टली मैच्ड। कठिन क्वेश्चन है। डौली सही है, ये सही है और थर्ड गलत है। तो या तो आंसर हमारे पास 2 सही या फिर 3 सही, ये है ओनली 2 पेयर और ओनली 3 पेयर, 50-50 पे तो आ गए हम लोग। अब इसमें तुक्का मारने वाली बात थी, ठीक है। इसको एक बार देख लेते हैं, कहाँ है, देखा जाए ये हरप्पन साइट्स देख रखी है, महाजनपट्टनम,
एक मैप है एनसीईआरटी में, हाँ ये वाला मैप है, ये अशोकन के इंस्क्रिप्शन के बारे में है और क्वेश्चन यहीं से है। यदि इसको देखें ठीक से तो हमको ये तो जोगुड़ा दिख गया, दिस इज इन कलिंगा उड़ीसा, ठीक है। तो ये जोगुड़ा एक तो गलत हो गया, और दूसरा कलसी दिख गया, कलसी इज नदर्न इंडिया, ठीक है, तो कलसी गलत है। और ये दो पता है कि दोनों सही है, एरेगुड्डी देकर। चलो ये वाला हो गया क्वेश्चन, रिलेटिवली इजी था यदि सिर्फ मैप देखते हैं तो। अगला क्वेश्चन, मिडिवल हिस्ट्री, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर किंग एंड डायनेस्टी। हाँ ये क्वेश्चन अच्छा था। अब यहाँ पे लूसेंट में एक टेबल देकर रखा है दिल्ली सल्तनत के बाद, मोस्टली जहाँ तक याद है, उसमें सारे फाउंडर्स देकर रखे हैं, ठीक है। तो उसमें चंदेल का फाउंडर इज नन्नुक, तो ये डायरेक्टली लूसेंट से मिलता है, फर्स्ट थिंग। ये मेजोरिटी गलत करके आए होगे क्वेश्चन, क्योंकि यदि आपको फाउंडर्स याद नहीं है डायनेस्टीज के तो ये नहीं बन सकता था। नन्नुक चंदेल, जयशक्ति परमार, नागभट्ट द्वितीय, नागभट्ट टू, गुर्जर प्रतिहार और भोज राष्ट्रकूट। नाउ फर्स्ट थिंग, नन्नुक चंदेल इज करेक्ट, फर्स्ट इज करेक्ट। जयशक्ति परमार, अब ये वाला मुश्किल था, जयशक्ति क्योंकि चंदेल डायनेस्टी का एक रूलर है, फाउंडर भी नहीं है, एक रूलर है बस। चंदेल डायनेस्टी में नन्नुक, वाकपति, जयशक्ति, विजयशक्ति ऐसे करके रूलर्स आते हैं, तो ये जयशक्ति उनमें से एक है। ये मेरे को पता था क्योंकि मैंने एमपी की हिस्ट्री पढ़ कर रखी है स्टेट पीएससी के लिए, तो इसलिए ये मेरे को आता था उस समय। ये मेजोरिटी को नहीं आता था, जयशक्ति मेजोरिटी का 90% को नहीं आता होगा, ठीक है। पर एक बात है कि परमार पढ़ते हैं जब भी, तो उसमें जयशक्ति का नाम तो नहीं आता है, ठीक है, फिर भी साइड में रखा जाए। नागभट्ट द्वितीय, गुर्जर प्रतिहार, अब यदि ये गुर्जर प्रतिहार, सॉरी, नागभट्ट प्रथम और नागभट्ट द्वितीय, ये जो है दोनों गुर्जर प्रतिहार में आते हैं। नागभट्ट प्रथम उसका फाउंडर है और नागभट्ट द्वितीय एक रूलर है। और भोज इन राष्ट्रकूट, यदि देखा जाए तो ये भोज या तो ये मिहिर भोज की बात कर रहा है या फिर राजा भोज की बात कर रहा है। राजा भोज परमार डायनेस्टी के थे और मिहिर भोज प्रतिहार डायनेस्टी के, ठीक है। तो पहला सही, दूसरा सही, चौथा गलत, नागभट्ट द्वितीय, तीसरा सही, सॉरी दूसरा भी गलत ना, जय शक्ति विजय शक्ति, दीज आर चंदेल्स। तो पहला सही और तीसरा सही है, ठीक है। ये भी रिलेटिवली मुश्किल क्वेश्चन था, इसमें 50-50 जाते क्योंकि भोज राष्ट्रकूट को हम लोग एलिमिनेट कर सकते थे इजीली। उसके बाद या तो 2 करेक्ट होता या फिर 3 करेक्ट होता, यदि ये नहीं पता होता कि जयशक्ति चंदेल है, तो चंदेलों में आता है जयशक्ति, ये 99% को नहीं पता होगा। तो ये वाला क्वेश्चन भी यदि माना जाए कि नहीं बनता, इसको भी नोट डाउन कर लेते हैं अपन, ये भी नहीं बनता हमारे नॉर्मल टेक्स्ट से, ऑल्दो 50-50 तक तो पहुंच ही गए थे इसमें भी, ठीक है। आर्ट एंड कल्चर में विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट संगम लिटरेचर इन एंशिएंट साउथ इंडिया इज करेक्ट। अब सिमिलरली जैसा ये क्वेश्चन आया था ऊपर एक कभी, वो वाला स्लेवरी वाला, जिसमें कौटिल्य अर्थशास्त्र के स्टेटमेंट्स अबाउट स्लेवरी, तो वो भी जनरलाइज स्टेटमेंट थे और अंदाजा ही लगाना था उसका। अब यहाँ पे देखा जाए तो संगम लिटरेचर के बारे में पूछ रहा है और कुछ स्टेटमेंट दे रहा है, तो संगम लिटरेचर में हम लोग मिला जुला के क्या ही पढ़ते हैं कि संगम लिटरेचर थे, 3 संगम काउंसिल हुई थी, उसमें से पहली काउंसिल भगवानों ने अटेंड करी थी, और ओवरऑल तीनों काउंसिल्स में कितने 10,000 साल तक चली थी, और 8,500 से ऊपर राजाओं ने उसको, फिलोसोफर्स ने उसको अटेंड किया था। तो एक चीज हमको पता चलती है यहाँ से, एक चीज समझ आती है कि संगम लिटरेचर आर मोर रिलीजियस काइंड ऑफ लिटरेचर, ठीक है। अब हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं इस चीज को ध्यान में रखते हुए कि संगम लिटरेचर रिलीजियस लिटरेचर है बिल्कुल,
क्योंकि उनने बोल दिया कि इतने 1000 साल तक तो संगम काउंसिल चली, भगवानों ने अटेंड किया, ठीक है, 10,000 के लगभग स्कॉलर्स थे, तो थोड़े से फेंकने वाली बात है ये जो संगम लिटरेचर के आती है। तो अब बोलता है संगम पोएम्स आर डिवाइड ऑफ एनी रेफरेंस टू मटेरियल कल्चर। चलो इसका कुछ बोल नहीं सकते कि मटेरियल कल्चर से कुछ भी नाता लेता है नहीं। सेकंड स्टेटमेंट, द क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ण वाज नोन टू संगम पोएट्स। अब यदि लूसेंट भी पढ़ोगे तो संगम में एक चीज तो थी कि उनको वर्ण सिस्टम पता था। चोल चेरा और पांड्या जो है उनको वर्ण सिस्टम पता था, ये बेसिक रीडिंग से हमको पता चल जाता है। ये वाला स्टेटमेंट सही है, ऊपर वाला भी पता नहीं हमको, पूछ कर है विच वन इज करेक्ट। ऊपर वाला भी देखे तो बोलता है डिवाइड ऑफ एनी मटेरियल कल्चर। ऐसे स्टेटमेंट जब भी आते हैं कि है ही नहीं मटेरियल कल्चर का, मटेरियल एस्पेक्ट कुछ भी नहीं देख रखा है संगम लिटरेचर में, तो ऐसा तो मुश्किल है कि पॉसिबिलिटी मुश्किल है इसकी। पहला वाला चांसेस कम है, सेकंड वाले का सही है, ये पता ही है, या फिर पता नहीं भी हो तो चांसेस ज़्यादा है कि वर्ण सिस्टम तो पता ही होगा ना। वर्ण सिस्टम साउथ इंडिया में आज नॉर्थ इंडिया से ज़्यादा प्रेवलेंट है और एंशिएंट हिस्ट्री में भी प्रेवलेंट था, ठीक है। संगम पोएम्स हैव नो रेफरेंस टू वॉरियर एथिक्स। अगेन सेम टाइप ऑफ स्टेटमेंट कि वॉरियर एथिक्स के बारे में बात ही नहीं करी, जबकि चोल चेर पांड्या तीनों लड़ते थे एक दूसरे से, और उसका वर्णन है संगम लिटरेचर में। संगम लिटरेचर रेफर टू मैजिकल फोर्सेस एज इरेशनल। अभी हमने क्या बोला कि रिलीजियस टेक्स्ट जैसे है, बहुत कुछ फेंकने की बात करी इनने, तो यदि वो मैजिकल फोर्सेस को ही रैशनल बोल दे और रैशनल टेक्स्ट बनाने लग जाए तो इसके चांसेस भी कम है। ये स्टेटमेंट के चांसेस कम है, सी स्टेटमेंट के चांसेस कम है, ए स्टेटमेंट के चांसेस कम है, बसता मोस्ट प्रोबेबल आंसर बी ही है। यदि आपको सिर्फ इतना ही पता होता कि चोर चहल पांड्या संगम के समय थे, संगम लिटरेचर में फेंकी हुई बातें करी हुई है, रिलीजियस टेक्स्ट है, तो उससे ही अंदाजा लगा के आप ये सॉल्व कर सकते थे। ऑल्दो कहीं पे भी डायरेक्टली तो नहीं लिखा होगा, इसने दिया है क्लास 11th की एनसीईआरटी, ठीक है, दिया भी होगा पर इतना याद नहीं रहता है। एंशिएंट आर एस शर्मा में दिया है, ठीक है। अगला प्रश्न, योग वशिष्ठ was translated into Persian by Nizamuddin पानीपति ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ हुमायूं, शाहजहां, औरंगजेब और अकबर। अब इसमें यदि मुगल्स का थोड़ा भी आइडिया होगा तो ये सही बन जाएगा क्वेश्चन। पहले बोल रहा है हिंदू टेक्स्ट को आपको पर्शियन में कन्वर्ट करना है, तो कन्वर्ट करने का ट्रांसलेशन का जो डिपार्टमेंट है या फिर ट्रांसलेशन सबसे ज़्यादा जिसके समयकाल में हुई है दैट इज़ अकबर, फर्स्ट थिंग। सेकेंडली हुमायूं, बेचारा कितना साल ही तो यहाँ इंडिया में रहा है, रूल किया 1530 से 40 तक 10 साल, और 1556 में वापस आया, 55 में वापस आया, 56 में मर गया, दिल पनाह में गिर गए। तो हुमायूं के चांसेस कम है, वो भी जितना भी 10 साल उसने राज किया उस समय पूरे समय या तो ईस्ट में लगा रहा है या फिर गुजरात में लगा रहा है। तीसरा शाहजहां, अब शाहजहां हो सकता है, चांसेस है। और चौथा औरंगजेब, ये तो बेचारा नॉर्थ वेस्ट लड़े, ईस्ट लड़े, कि साउथ लड़े, कि डेक्कन लड़े, कि गुजरात में जाए, तो ये पूरे समय ही या राजपूत से लड़े, तो ये लड़ते लड़ते ही जीवन निकल गया। इधर लिटरेचर को इतना महत्व नहीं दिया गया था। और वही चीज़ जहाँ पे ऐसी चीज़ पूछी ना जिसका आंसर किसी टेक्स्ट बुक में ना हो, तो उसका आंसर होता है मोस्ट फेमस रूलर, मोस्ट फेमस पर्सन, जो भी ऑप्शन में हो। तो यहाँ पे वो अकबर ही है, ठीक है। इनने ये देखो कोई सा जर्नल का नाम दिया है सोर्स में, ऐसे क्वेश्चन में तो गेम खेलना ही पड़ेगा, पर ये गेम खेलना भी अच्छा चांस लेना होता है, प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहती है कि आपके ऐसे वाले क्वेश्चन सही हो जाते हैं, हिस्ट्री में स्पेशली। अगला क्वेश्चन, अच्छा ये क्वेश्चन आया था रामानुजन के बारे में, तो यदि बेसिकली आपने सिर्फ और सिर्फ रामानुजन की फिलोसफी ही पढ़ी होती तो उससे भी ये क्वेश्चन बन जाता कि बेस्ट मेथड ऑफ सल्वेशन वाज डिवोशन।
ठीक है, फिर अगला प्रश्न, लॉन्च्ड सोमनाथ टेम्पल। अच्छा, ये वाला ऑल्दो करंट अफेयर इंड्यूस क्वेश्चन है और इसमें करंट अफेयर जब तक नहीं पढ़ा होगा नहीं बनेगा क्वेश्चन। सोमनाथ टेम्पल के बारे में है, सर्किट हाउस एट सोमनाथ, फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सोमनाथ, विच वन इज करेक्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो सोमनाथ टेम्पल इज वन ऑफ द ज्योतिर्लिंग, ये सबको पता है मेजोरिटी को। सेकंड बोलता है डिस्क्रिप्शन ऑफ सोमनाथ टेम्पल वाज गिवन बाय अल बरीनी, ठीक है, इसको होल्ड पर रखते हैं। तीसरा बोलता है प्राण प्रतिष्ठा ऑफ सोमनाथ टेम्पल वाज डन बाय प्रेसिडेंट एस राधाकृष्णन। राधाकृष्णन वाज सेकंड और थर्ड प्रेसिडेंट, सेकंड प्रेसिडेंट सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, तो पहले दो स्टेटमेंट यदि देखें तो पहला तो हमको पता ही सही है, सेकंड स्टेटमेंट अल बरूनी ने उसको डिस्क्रिप्शन दिया है सोमनाथ टेम्पल के बारे में। अब अल बरूनी जो है वो किसके साथ आया था, वो आया था मोहम्मद गजनवी के साथ, और मोहम्मद गजनवी ने 1017 एडी में सोमनाथ टेम्पल पे अटैक किया था। ठीक है, तो देर इज अ हाई चांस कि अल बरूनी ने इसके बारे में लिखा होगा सोमनाथ टेम्पल के बारे में। सेकंड स्टेटमेंट भी सही है, तो 1 और 2 सही है, 1-2 ये 50-50 पे हम लोग आ गए। तीसरा स्टेटमेंट जो है वो तुक्के मारने का है। 50-50 के बाद यदि करंट अफेयर में ये स्टेटमेंट आपने पढ़ा होगा तो सही जाएगा, बहुत आसान क्वेश्चन बन जाता है तब तो। नहीं पढ़ा होगा तो ठीक है, 50-50 चांस पे खेला जाएगा। साइंस टेक एनवायरनमेंट। अब देखा जाए तो 2022 में मॉडर्न हिस्ट्री 4, जिसमें से एक या दो तो अर्ली मॉडर्न के ही है, तो बेसिकली फ्रीडम स्ट्रगल के 2 या 3 क्वेश्चन बने। मिडिवल हिस्ट्री 4, मतलब मिडिवल हिस्ट्री इज मोर देन मॉडर्न हिस्ट्री। यदि अर्ली मॉडर्न भी देखे तो दैट इज अ पार्ट ऑफ मिडिवल हिस्ट्री, लेट मिडिवल हिस्ट्री। तो मिडिवल हिस्ट्री के यहाँ पे मोस्टली 5 क्वेश्चन हो जाते हैं और इसके 3 क्वेश्चन हो जाते हैं। ठीक है, आर्ट कल्चर 4 और एंशियंट 2, मतलब 2 4 4 4 4 4 12 14 क्वेश्चन। 2022 में रिलेटिवली कम क्वेश्चन आए थे, और यदि हम देखा है तो मॉडर्न हिस्ट्री का जो वेटेज है वो कम होता जा रहा है रिलेटिवली। ठीक है, अब आगे बढ़े। ये 14 क्वेश्चन 2022 के। ठीक है, नेचर सोर्स, ठीक है, ये वाला है 2021 का पेपर, यहाँ से चालू होते हैं। पहला क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू चौसठ योगिनी टेम्पल। अच्छा, एक और चीज देखी, यहाँ पे भी जो कल्चर वाला था दैट वाज करंट इंड्यूस्ड क्वेश्चन, जैसे ये सोमनाथ टेम्पल वाला हुआ करंट अफेयर इंड्यूस्ड, रामानुजम वाला एक आया था वो करंट अफेयर इंड्यूस्ड। तो आर्ट एंड कल्चर के जितने क्वेश्चन आ रहे हैं वो करंट अफेयर से आ रहे हैं। अगला, चौसठ योगिनी टेम्पल सिचुएटेड नियर मोरेना, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब ये कठिन क्वेश्चन है बहुत, और करंट अफेयर इंड्यूस्ड है प्रॉपर्ली, क्योंकि पार्लियामेंट, न्यू पार्लियामेंट जो सेंट्रल विस्ता प्रोजेक्ट है उसका आर्किटेक्चर यहाँ से लिया है, तो वो पता होना चाहिए था, और मोस्टली उस समय की पीटी 365 में इसको कवर भी किया होगा। पहला स्टेटमेंट बोलता है इट इज अ सर्कुलर टेम्पल built during कच्छपगहाट डायनेस्टी, दिस इज बेसिकली कछवाहा डायनेस्टी, कछवाहा राजपूत जो थे उसके डायनेस्टी में। तो ये स्टेटमेंट सही है, यदि नॉर्मल बुक्स में नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने मध्य प्रदेश की हिस्ट्री पढ़ी हुई है, इसलिए ये स्टेटमेंट मुझे पता है कि सही है। तो यारा स्टेटमेंट नॉर्मल नहीं बनता लोगों से। इट इज द ओनली सर्कुलर टेम्पल इन इंडिया, ये भी करंट अफेयर, ठीक है। अच्छा, एक और चीज जो डिस्कस करना भूल गया मैं, ये 2022 में जो देखा हमने 14 क्वेश्चन, 14 में से ऐसे सिर्फ 4 ही क्वेश्चन थे जो मैंने नोट डाउन करे, जो हमसे नॉर्मल टेक्स्ट पढ़ने के बाद, मतलब लूसेंट और एनसीईआरटी पढ़ने के बाद नहीं बनता, बिल्कुल ही पता ही नहीं चलता। ऐसे 4 ही क्वेश्चन थे जो ऐसे होते हैं 14 में से, ठीक है। अगला, हाँ, कहाँ, 64 योगिनी टेम्पल सिचुएटेड नियर मोरेना, पहला कच्छपगढ़ डायनेस्टी ने इसको बनाया, कछवाहा डायनेस्टी ने। ओनली सर्कुलर टेम्पल इन इंडिया, ये भी सही स्टेटमेंट है, इट वॉज मेंट टू प्रमोट वैष्णव।
Vaishnav cult in the region. Its design has given rise to popular belief that its inscription behind central village. तो फोर्थ स्टेटमेंट यदि करंट अफेयर पढ़ा होता तो पता रहता है, सिर्फ यदि वन लाइन करंट अफेयर भी पढ़ा होता तो पता रहता फोर्थ स्टेटमेंट सही है। तो उसी से हम लोग 50-50 पे तो आ गए। अब उसके बाद तुक्का मार लो। ठीक है, आंसर इज 1 and 4, पहला सही है और आखिरी सही है। अब यहाँ पे एक चीज यदि देखें सेकंड स्टेटमेंट में कि इट इज द ओनली सर्कुलर टेम्पल बिल्ट इन इंडिया। अब ऐसा बोल रहा है कि ओनली सर्कुलर टेम्पल, लाखों टेम्पल इंडिया में, तो ये स्टेटमेंट कहीं ना कहीं हम उसको एलिमिनेट कर सकते थे। अभी वो भी एलिमिनेट करते, 2 हट जाता तो 1 and 4 पे आ जाते हैं। मतलब ये था कि ओनली वर्ड पढ़ के जिसने एलिमिनेशन मारा हो वो सही पहुंच गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सोर्स क्या दिया उन्होंने, अच्छा सोर्स न्यूज। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एंशिएंट टाउन इज वेल नोन फॉर इट्स एलैबोरेट सिस्टम ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग। ये बेसिक क्वेश्चन है, बिल्कुल लूसेंट में देकर रखा है, हड़प्पा सिविलाइजेशन पढ़ोगे तो धोलावीरा इज वेरी फेमस फॉर इट्स वाटर मैनेजमेंट सिस्टम्स। ठीक है, आंसर इज ए। अगला, इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 17th सेंचुरी इन विच ऑफ द फॉलोइंग वर द फैक्ट्रीज ऑफ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी लोकेटेड। हाँ ये क्वेश्चन अच्छा है, 2021 चल रहा है ना ये, ठीक है। इस क्वेश्चन में यदि आप देखो क्या बोलता है, फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 17th सेंचुरी मतलब 1600 से लेकर 1625 तक की बात कर रहे हैं। तो यदि इंग्लिश की हिस्ट्री पता हो तो वहां से ये इजीली बन जाएगा। पहला बोलता है बरोच। ठीक है, बरोच कहाँ है, सूरत के पास, बिल्कुल। इंग्लिश की यदि हिस्ट्री देखें तो 1600 में इंग्लिश आए, 1608 में अपने वो हॉकिंस आए जहांगीर कोर्ट में, 1615 में थॉमस रो आए, 1611 में मसूलीपट्टनम में ट्रेडिंग चालू करी, 1613 में पहली फैक्ट्री एस्टेब्लिश करी और 1616 में दूसरी फैक्ट्री एस्टेब्लिश करी मसूलीपट्टनम में, 1613 में पहली फैक्ट्री सूरत में एस्टेब्लिश करी। ठीक है, तो कहाँ क्या मिलता है कि सूरत इज इंपॉर्टेंट, दैट वाज द फर्स्ट हेडक्वार्टर ऑफ ब्रिटिश, और लगभग 1660 68 70 तक, 1670 तक यही हेडक्वार्टर चलता है सूरत। उसके बाद बॉम्बे बनाया जाता है हेडक्वार्टर इंग्लिश का। तो पहला बोलता है बरोच, बरोच में फैक्ट्री एस्टेब्लिश करी, 1625 के पहले की बात कर रहा है, मतलब बिल्कुल स्टार्टिंग 1600 1625, मतलब अभी सूरत और मसूलीपट्टनम में ये एस्टेब्लिश हुआ है, ऐसा ही मान के चलना है। और हुए होंगे तो मद्रास में एस्टेब्लिश हुए होंगे। ठीक है, क्योंकि मद्रास फोर्ट पढ़ने में आता है जब वो 1639 में मद्रास फोर्ट को फोर्टिफाई करते हैं। ठीक है, तो अभी कहाँ पे स्ट्रांग हुए ये लोग, सूरत में स्ट्रांग है, तो देर इज अ चांस कि भरूच में फैक्ट्री हो। अगला, पहले तो ये देख लेते हैं, फर्स्ट को इंक्लूड करते थे, दो स्टेटमेंट ऐसे गए, 50-50 पहुंच गए, आंसर तो मारना है अब। अगला, चिकाकोल, दैट इज टुडेज श्रीकाकुलम। ठीक है, अब यदि लोकेशन पता हो तो ये आज के नदन आंध्र प्रदेश में आता है श्रीकाकुलम। ठीक है, अब इसके बारे में कुछ बोल नहीं सकते। मसूलीपट्टनम में तो है उनकी फैक्ट्री, जो मसूलीपट्टनम आता है लगभग सेंट्रल आंध्र प्रदेश में, जहाँ पे गोदावरी कृष्णा कृष्णा का जो डेल्टा बनता है उस पर आता है मसूलीपट्टनम, पर चिकाकोल उससे बहुत दूर है, तो देर इज अ लेस चांस कि श्रीकाकुलम में भी फैक्ट्री खुली हो, लेसर चांस, बरोच से कम है। बरोच में तो पूरा पूरा चांस है कि फैक्ट्री खुल चुकी होगी, सूरत के पास में ही है। तीसरा बोला है तिरुचिरापल्ली। अब ये तिरुचिरापल्ली लोकेशन पता हो यदि हिस्ट्री में, वही वही बोल रहा था मैं, लोकेशन यदि बार बार पढ़ते जाते हैं ना तो लोकेशन याद हो जाती है। अब तीसरी तिरुचिरापल्ली, तिरुचिरापल्ली पोर्ट लोकेशन है ही नहीं। ठीक है, तो 3 को एलिमिनेट करो, हमारे पास दो ही ऑप्शन है, ए और बी। ठीक है, अभी भी 50-50 पे ही पड़े, तो अब 50-50 पे तुक्का तो मारना पड़ेगा। ठीक है ना, 1625 के पहले की ही बात कर रहे हैं, 1616 में मसूलीपट्टनम आए हैं,
और उसके बाद कुछ मेजर चीज़ हो नहीं रही अनलेस मद्रास पोर्ट बनता है और हुगली बनता है 1651 में। तो मोस्टली चांस सोचने पे यही लगता है कि इसका आंसर सिर्फ भरूच होगा। ये सिर्फ गट फीलिंग पे इसका आंसर दे सकते थे। तो इसका आंसर ए है। ठीक है, पर इसको हम काउंट कर लेते हैं उन क्वेश्चंस में से जो नहीं बन सकता था हमसे सोचने पे भी। पर इसके हिसाब से बिपिन चंद्रा में ये चीज़ दे के रखी है, पर उतना कौन याद रखता है यार। ब्रिटिशर्स के और इनके इतने तो पोर्ट्स थे और इतने तो ईयर थे, ये इतने पोर्ट्स है और इतने ही ईयर है, तो उसको कौन याद रखेगा। ठीक है, अंदाजे से करना पड़ता है ये भी। पहला क्वेश्चन मिल गया जो नहीं बन सकता था। अगला क्वेश्चन, फ्रॉम द डिक्लाइन ऑफ गुप्ता अंटिल द राइज ऑफ हर्षवर्धन इन अर्ली 7th century, which of the following kingdom were holding power in India? ये आसान क्वेश्चन था यदि सिर्फ गुप्ता का डिक्लाइन ही देखा होता और हर्षवर्धन का राइज देखा होता। हर्षवर्धन की कहानी ही सुन ली होती तो उसमें पता चल जाता। अब इसमें क्या करना है, इसने 6 डायनेस्टीज के नाम दे दिए और पूछ रहा है कि हर्षवर्धन के स्टार्टिंग पीरियड में इन हर्षवर्धन बोल रहा है कि अच्छा, हर्षवर्धन के स्टार्टिंग के राइज के समय में ये इनमें से कौन सी डायनेस्टीज उस समय थी। पहला बोलता है गुप्ता ऑफ मगध। यदि सिर्फ ये एनसीईआरटी का मैप या फिर नॉर्मल मैप देख लेते हो तो उसमें पता चलता है कि ये लेटर गुप्ताज है। जब गुप्ताज डिक्लाइन होने लग जाते हैं तो वो श्रिंक करना चालू करते हैं और मगध के आसपास के जो गुप्ताज है वो ही रह जाते हैं, उनको लेटर गुप्ताज बोलते हैं। एंड द लास्ट रूलर आई थिंक इज विष्णुगुप्ता। एंड विष्णुगुप्त का टाइम पीरियड जहाँ तक हमको याद है 620 एडी के आसपास, ये ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है 620 एडी के आसपास। अगला बोलता है परमार्स ऑफ मालवा। अब ये टाइम पीरियड यदि याद हो तो परमार मतलब राजपूत। ठीक है, राजपूत कब आएंगे? आफ्टर 700 एडी। ठीक है, लगभग 800 एडी की बात कर रहे हैं यहाँ पे, परमार्स ऑफ मालवा। तो इसके चांस होने के कम है। यदि 2 को एलिमिनेट करते तब भी हमारे पास 50-50 वाला बचता है, 2 ऑप्शंस बचते। चलो अगला पढ़ते हैं। पुष्यभूति और थानेश्वर। अब यदि हर्षवर्धन की स्टोरी पढ़ी हो तो थानेश्वर में पुष्यभूति डायनेस्टी थी। ठीक है, सिमिलरली मोखारीज ऑफ कन्नौज, यादव्स नहीं, मोखारी ऑफ कन्नौज, हाँ ये दोनों डायनेस्टीज का नाम आता है जब हर्षवर्धन का राइज होता है। ठीक है, एक गौड़ा डायनेस्टी का नाम याद आता है जहाँ से शशांक था। ये थानेश्वर की पुष्यभूति डायनेस्टी जहाँ से हर्षवर्धन के खुद के एंसेस्टर्स हैं। कन्नौज के मोखारीज, इनको हर्षवर्धन कैप्चर करता है। ठीक है, तो ये यदि हर्षवर्धन की कहानी सुनी होती तो ये पता होता। तो ये दोनों है, 3 और 4 है। अगला पढ़ते हैं, यादव और देवगिरी। यादव और देवगिरी कहाँ आएंगे? ये बेसिकली आते हैं मिडिएवल इंडिया में, जहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी के एक्सपेडिशन में वो यादव्स को कौन रहता है इस समय, यादव रामचंद्र यादव को एनेक्स करता है। तो यादव और देवगिरी बहुत लेट गए। 5th को एलिमिनेट करो, 1 और 5 एलिमिनेट नहीं, 2 और 5 एलिमिनेट करना है। 2 को एलिमिनेट किए ये गया, 5 एलिमिनेट किए ये गया, आंसर तो पहले ही पहुंच चुके हैं। अगर हम मैत्रिक ऑफ वल्लभी वी डू नॉट नो। ठीक है, तो हमने क्या क्या सोचा, 1 है, 3 है, 4 है, सो 1 3 4 मिल गए, 2 और 5 नहीं है। ठीक है, ये वाला आसान क्वेश्चन था बशर्ते सिर्फ टाइम पीरियड याद होते इनके, वो भी अंदाजन टाइम पीरियड। अगला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू पोर्चुगीज राइटर नुनीज, विमेन इन विजयनगर एम्पायर। ये देखो, ये बहुत ज्यादा जेनरिक क्वेश्चन है और नुनीज पहले तो एक तो मेजोरिटी को पता नहीं होगा विजयनगर एम्पायर में आया है ना। विजयनगर एम्पायर किस रूलर के समय नुनीज आया। ठीक है, अब नुनीज ने क्या लिखा वो तो किसी को भी नहीं पता रहेगा। अब बोलता है कि विजयनगर एम्पायर की महिलाएं किस किस चीज में एक्सपर्ट थी, रेसलिंग, एस्ट्रोलॉजी, अकाउंटिंग, सूद सेइंग। आई थिंक दिस इज
फोरटेलिंग इवेंट्स मतलब प्रेडिक्शन करना, ठीक है। अब बात ये है कि यहाँ पे हमको एक चीज़ पता है कि विजयनगर एम्पायर में महिलाओं का स्टेटस रिलेटिवली ऊंचा है एंड दे आर इवन रिक्रूटेड एज सोल्जर्स। यदि सोल्जर्स है तो रेसलिंग, एस्ट्रोलॉजी, अकाउंटिंग और सूटसेइंग में क्या दिक्कत हो रही है? तो ये मोस्टली ऐसे क्वेश्चंस का आंसर, यदि आपको सिर्फ इतना आइडिया हो कि उस समय का सोशल कंडीशन क्या थी, तो उससे आप ऐसे आंसर्स निकाल सकते हो। तो इसका आंसर डी है, ऑल ऑफ द अबव। अनलेस बहुत ही उल्टा स्टेटमेंट कुछ आता है तो उसको छोड़ के बाकी सब सही होता है। अगला क्वेश्चन ये क्या के बारे में, मर्दनपल्ली। अच्छा, ये वाला तो बहुत खतरनाक क्वेश्चन था, इसको पढ़ना मॉडर्न हिस्ट्री का है, ये तो आज तक मेरे को नहीं पता। और तो एनसीईआरटी लिखा तो है इसने, एनसीईआरटी से आया है, बाकी नहीं पता मेरे को। एंशिएंट हिस्ट्री कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स हिस्टोरिकल प्लेस वेल नोन फॉर। अच्छा यही जी, 2022 में देखा था कोई अशोकन इंस्क्रिप्शन से एक क्वेश्चन आया था आई थिंक, और हड़प्पा से भी आया था एक क्वेश्चन। हड़प्पा से जनरली आएंगे तो हड़प्पा से डोलावीरा वाला आया था। अब हड़प्पा से जनरली लोकेशन बेस्ड ही आते हैं क्वेश्चंस, तो इसलिए हड़प्पा की जो लोकेशन है वो ठीक से याद होनी चाहिए। अब यहाँ पे पूछता है कि इनमें से कौन सा पेयर सही है। पहला बुरजाहोम, रॉक कट श्राइन्स। दूसरा चंद्रकेतुगढ़, टेराकोटा आर्ट। तीसरा गणेश्वर, कॉपर आर्टिफैक्ट्स। अब इसमें सुने कौन कौन से हैं। बुरजाहोम सुना है, दैट इज इन हरप्पन साइट इन कश्मीर, ठीक है। और हरप्पन साइट में हम रॉक कट आर्किटेक्चर के बारे में तो बात करते ही नहीं है, इसने रॉक कट श्राइन लिख दी है। स्कल्पचर कौन बनाएगा रॉक कट उस समय? तो पहला स्टेटमेंट डेफिनेटली गलत है, ठीक है। उससे हम 50-50 पे तो पहुंच गए, 3 and 2 3। अब उसके बाद गणेश्वर। गणेश्वर यदि देखो तो ये भी एक हरप्पन साइट है, महाजनपद हरप्पन। ये गणेश्वरी लाल, गणेश्वरी लाल इधर लिखा हुआ है, दैट इज गणेश्वर। ये भी एक हरप्पन साइट है, और ये भी बात सही है कि उधर कॉपर बनता था, दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर कॉपर आर्टिफैक्ट्स, कॉपर का आर्टिफैक्ट्स बनते थे। यदि नहीं भी पढ़ा होता, सिर्फ मैप देखा होता कि गणेश्वरी उधर है, तो भी कुछ हद तक इसको सही मान सकते थे। पर यदि 1 को एलिमिनेट करते हो तो 3 तो सही है ही है। बची बात 2 की, जो चंद्र केतुगढ़, इसका नाम कहीं नहीं सुना, पर उसमें क्या बोलते हैं, टेराकोटा आर्ट। टेराकोटा आर्ट यार हर जगह होता है ये, तो ये मोस्ट चांस है कि ये भी सही हो। तो इसलिए आंसर उसका 2 and 3 इनने देख रखा है। अब ये किसी उपेंद्र सिंह की बुक से लिया गया है, तो ये बुक तो पढ़ नहीं सकते हम, सिर्फ अंदाजे से कर सकते हैं। ये क्वेश्चन भी बन सकता था, ऐसा कोई क्वेश्चन निकला जो बनता ही नहीं। ये भी बन जाता अंदाजे से, ये तो बन ही जाता, ठीक है। अभी तक 2021 में एक ऐसा क्वेश्चन निकला है जो किसी भी हाल में नहीं बनता एंशिएंट और मेडिवल में। ये हो गया। अगला, consider the following statement. It was during the reign of Iltutmish that Genghis Khan reached। अब एक चीज नोटिस करना, 2022 में भी इनने पॉलिटिकल हिस्ट्री से बात करी, कुछ मंगोलोटिक्स के बारे में बात करी कि दिल्ली को सीज कर लिया। यहाँ पे भी वापस से चिंगेज खान की बात आ रही है और दिल्ली सल्तनत से बात आ रही है, वो भी पॉलिटिकल हिस्ट्री। तो जो लोग कहते हैं कि पॉलिटिकल हिस्ट्री स्पेशली मेडिवल से तो आता ही नहीं है कुछ भी, तो अब वो चेंज हो रहा है ट्रेंड। It was during the reign of Iltutmish that Genghis Khan reached the Indus in pursuit of fugitive Khwarizm prince. This is very true, ठीक है। और यदि यही स्टेटमेंट आपको पता होता, उसका थोड़ा सा बैकग्राउंड पढ़ा होता, तो ये भी पता रहता 2022 में जो स्टेटमेंट आया कि पहला मंगोल इन्वेजन जलालुद्दीन खलजी के समय हुआ, तो वो स्टेटमेंट गलत था, क्योंकि इल्तुतमिश के समय यहाँ पे चंगेज खान तो ऑलमोस्ट आ चुका है यहाँ तक, ठीक है। पहला स्टेटमेंट सही है, ये नॉर्मल दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ते हैं तो दूसरे पे मिल जाएगा सेम स्टेटमेंट। सेकंड, इट वाज ड्यूरिंग द रेन ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक दैट तैमूर ऑक्युपाइड मुल्तान एंड क्रॉस्ड इंडस। सेम, ऑलमोस्ट सेम स्टेटमेंट।
जो क्या बोलते हैं, यदि तैमूर इधर से हटा दे, सिर्फ तैमूर हटा दो और उसकी जगह मंगोल रख दो, क्या बोलता है? इट वॉज ड्यूरिंग द रेन ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक दैट मंगोल ऑक्यूपाइड मुल्तान एंड क्रॉस्ड इंडस। इसका मतलब समझना, 2022 में जो सेम क्वेश्चन आया था मंगोल के बारे में, ये रहा। पहला स्टेटमेंट बोलता फर्स्ट इन्वेजन जलालुद्दीन खलजी के समय हुआ, इधर बोलता है इल्तुतमिश के समय चंगेज खान आया। सेकंड स्टेटमेंट बोलता है मोहम्मद बिन तुगलक के समय नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर लूज किया कुछ पार्ट, इधर बोलता है मोहम्मद बिन तुगलक के समय तैमूर तैमूर लंगाया, तैमूर ने मुल्तान और मुल्तान ऑक्यूपाई किया। ऑलमोस्ट सिमिलर स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, वो घुमा फिरा के चीज़ें घुमा फिरा रहा है बस। थर्ड, इट वॉज ड्यूरिंग द रेन ऑफ देवराय टू ऑफ विजयनगर एम्पायर दैट वास्को द गामा रीच्ड द कोस्ट ऑफ केरल। अब ठीक है, पहला स्टेटमेंट हमको पता है सही है। सेकंड स्टेटमेंट देखे यदि, मोहम्मद बिन तुगलक जो है इसका रेन है 1325 से 1351, ठीक है। और तैमूर कब आया? तैमूर आया 1498 में, सॉरी 1398 में। इतना इन्फॉर्मेशन तो हमको नॉर्मली लूसेंट से भी मिल जाता है। अभी तो देखें इन दोनों में मोहम्मद बिन तुगलक के मरने के और तैमूर के इन्वेजन के बीच में 50 साल का डिफरेंस है। तो इज इट वेरी लॉजिकल कि मुल्तान तक ये तैमूर लंगड़ा आया होगा? तो मोस्टली ये स्टेटमेंट गलत है, सेकंड वाला। थर्ड, इट वाज ड्यूरिंग द रेन ऑफ देवराय टू ऑफ विजयनगर एम्पायर दैट वास्को द गामा रीच्ड द कोस्ट ऑफ केरल। अब हमको पता है कि वास्को द गामा 1498 में कलिकट में आता है जामोरिन के पास कप्पटडाबू नाम के एक आइलैंड पे। द टाइम इज 1498। ये किसका है? वास्को द गामा का टाइम। देवराय टू का टाइम तो हमको याद नहीं रहेगा, ये विजयनगर का एक छोटा रूलर है, सॉरी विजयनगर का एक रूलर है, तो इसका टाइम पीरियड याद रखना मुश्किल है। पर विजयनगर हमको पता है कि कहाँ से चालू हो रही है। संगम, सलुवा, तलुवा, अरावड़ू। संगम चालू हो रही है लगभग 1336-37 से, ठीक है। संगम, सलुवा, तलुवा, अरावड़ू। तलुवा जो खत्म होती है दैट इज बैटल ऑफ तालीकोट 1565, और अरावड़ू लगभग चलती है 1650 तक, और उसके बाद संगम ये विजयनगर खत्म हो जाता है। अब बात कर रहे हैं 1498 और देवराय के बारे में। देवराय एक संगम रूलर है जो फर्स्ट डायनेस्टी है। यदि संगम रूलर्स देखें तो हरिहर बुक्का पहले 20 साल के लगभग राज किया, 20 साल, 20 साल शायद दोनों ने मिलकर। उसके बाद देवराय 1 एंड देवराय 2। तो देवराय 2 जो है दैट इज एन अर्लियर रूलर, फर्स्ट डायनेस्टी का भी एक रूलर है, फर्स्ट डायनेस्टी का एक रूलर है। तो देर इज लेस चांस कि जो डायनेस्टी 1330 में चालू हो रही है उसका एक रूलर 1500 के आसपास अवेलेबल हो, ठीक है। जबकि ये पता है हमको कि 1565 तक 3 डायनेस्टीज रूल कर चुकी है। 1330 में से लेकर 1565 तक 3 डायनेस्टीज इधर रूल कर चुकी है, संगम, सलुवा और तलुवा। तो देर इज लेस चांस कि देवराय 2 का टाइम पीरियड 1498 के आसपास आता हो। तो मोस्टली ये भी स्टेटमेंट गलत है। पहला सही, सेकंड डेफिनेटली गलत, ठीक है। पहला सही, सेकंड डेफिनेटली गलत। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है 1 का। थर्ड को पढ़ने की भी जरूरत नहीं थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ये बहुत खतरनाक क्वेश्चन था। सेंट फ्रांसिस जेवियर, ये किसी को नहीं पता था। बस इतना मिला जुला के इतना पता था कि पोर्चुगल्स के समय सेंट जेवियर 1542 के आसपास गोवा में आते हैं, और इसके पहले ही अल बकर की सेंट जेवियर का चर्च बना चुका था वहाँ पे गोवा में। तो ये वाला क्वेश्चन करंट बेस्ड है और नहीं बनता, इसको भी काउंट करनी करंट अफेयर इनने लिखा है। अगला क्वेश्चन जो आ रहा है ये भी आर्ट एंड कल्चर पे मान के चलो, आर्ट एंड कल्चर। ये वाला नहीं बनता, ये वाला उस समय करंट का था और इजी क्वेश्चन था।
मैत्रिक्ष सिस्टम. दिस वाज रिलेटेड टू सक्सेशन राइट्स. सक्सेशन राइट्स के बारे में था और ये इजी क्वेश्चन था उस समय, एज ऑफ आई रिमेंबर, है ना. तो ये उस समय करंट अफेयर के हिसाब से इजी क्वेश्चन था. अगला, विद रेफरेंस टू हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया, भावभूति, हस्तिमल्ला एंड शमेश्वरा वर फेमस. तो यदि कोई भी लूसेंट में ही भावभूति का नाम होगा मोस्टली, या फिर एनसीईआरटी में तो भावभूति का नाम है. यदि बेसिक टेक्स्ट पढ़ा होता तो भावभूति का नाम तो पता रहता है, ठीक है. नहीं पता होता तो फिर बात अलग थी, तब फिर ये क्वेश्चन बनता ही नहीं. और ये सिर्फ भावभूति का नाम पता होता क्योंकि यही सबसे ज़्यादा नाम चलता है इसका, तो ये पता रहता है कि फिलोसोफर है. तो दिस वाज मोर लाइक कि पता है तो ठीक है, वरना नहीं बनता. इसको भी हम लोग गिन लेते कि ये क्वेश्चन नहीं बनता हमारे से, सेकंड क्वेश्चन जो नहीं बनता. अगला क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग. अच्छा, ये मॉन्टेक चैमफोर्ड ये डिस्कस नहीं करना है. ऑगस्ट ऑफर, सॉरी, क्विट इंडिया मूवमेंट नहीं करना. महात्मा गांधी नहीं करना. हाँ, ये वाला क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू मेडिएवल इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ असेंडिंग ऑर्डर ऑफ साइज. असेंडिंग ऑर्डर ऑफ साइज, ठीक है. अब ये थोड़ा सा भी एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ा होता मुगल एम्पायर का, है ना. तो सूबा, सरकार, परगना, ग्राम, ये मुगल्स में चलता था ऊपर से नीचे. और इक्ता, शिख, परगना, ग्राम, ये दिल्ली सल्तनत में चलता है ऊपर से नीचे. तो सूबा, सरकार, परगना, ग्राम जिसमें दिख रहा हो सूबा, सरकार, परगना, वो आंसर है. असेंडिंग ऑर्डर पूछ रहा है. अच्छा, सूबा, सरकार, परगना, आंसर ए. परगना, सरकार, सूबा. अच्छा, सूबा, सरकार, परगना, ठीक है. असेंडिंग ऑर्डर पूछा था उसने. ये बहुत इजी क्वेश्चन. Who among the following was associated as a secretary with, ये वाला मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है. शाहनवाज ढिल्लोन, बहुत इजी क्वेश्चन था. और मॉडर्न हिस्ट्री का हिस्ट्री, ये मेडिवल हिस्ट्री का कठिन क्वेश्चन. विथ रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट. निजामत ऑफ आरकोट एमर्ज्ड आउट ऑफ हैदराबाद स्टेट. आरकोट का तो कोई नहीं पढ़ता, ठीक है. आरकोट बस जब एंग्लो फ्रेंच वॉर चलता है तब आरकोट का नाम आता है बीच में, उसके अलावा आरकोट को कोई नहीं पढ़ता. अगला बोलता है मैसूर किंगडम एमर्ज्ड आउट ऑफ विजयनगर एम्पायर. बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ठीक है. अगला बोलता है रोहिलखंड किंगडम वाज फॉर्म्ड आउट ऑफ टेरिटरीज ऑक्युपाइड अहमद शाह दुर्रानी. अब ये जो टाइम पीरियड है, रोहिलखंड, अहमद शाह दुर्रानी मतलब अहमद शाह अब्दाली. अहमद शाह अब्दाली आया है 1750s से 1760s में. 1761 में बैटल ऑफ पानीपत, उसके पहले उसके 8 से 10 रेड्स हैं 1750s में. और बोल रहा है कि रोहिलखंड किंगडम वाज फॉर्म्ड आउट ऑफ द टेरिटरी ऑक्युपाइड बाय अहमद शाह दुर्रानी. अब ये पढ़ा होता है रोहिलखंड किंगडम के बारे में, मतलब लेटर मुगल्स में ये पढ़ने में आता है कि रोहिलखंड किंगडम जो है दैट वाज ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड, और रोहिलखंड किंगडम ने ही सपोर्ट किया था अहमद शाह अब्दाली को इन बैटल ऑफ पानीपत. तो दिस वाज ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड. तो यहाँ पे बात ही नहीं बनती कि अहमद शाह अब्दाली उनको एस्टैब्लिश करके जा रहा है. तो वी नो सेकंड स्टेटमेंट टू बी डेफिनेटली ट्रू एंड थर्ड स्टेटमेंट टू बी रॉन्ग. अभी सेकंड स्टेटमेंट भी लूसेंट में है, देख लेना. थर्ड स्टेटमेंट डेफिनेटली रॉन्ग. तो सेकंड को ट्रू और थर्ड को रॉन्ग करो. थर्ड रॉन्ग हुआ और सेकंड ट्रू. अच्छा, तब भी 50-50 पे पहुंचे हम लोग. ये क्वेश्चन 50-50 पे अटकता है क्योंकि निजामत ऑफ आरकॉट नहीं पता किसी को, एंड एमर्ज्ड आउट ऑफ हैदराबाद स्टेट. हैदराबाद स्टेट निज़ाम उल मुल्क या फिर चिंकिलिस खान जिसको बुलाते थे, उसने एस्टैब्लिश किया था 1724 के आसपास हैदराबाद. और आरकॉट का कोई आता पता नहीं है. तो ठीक है, ये 50-50 पर अटकता क्वेश्चन. ए या बी में से आंसर होता है. इसका आंसर बी है. ओनली सेकंड इज फॉल्स. Nizamat of Arcot was established by Mughal Emperor Aurangzeb and was legal dependency of the Nizam of Hyderabad, and it did not emerge from Hyderabad state. And statement 1 is not correct. अच्छा, ठीक है, ये पढ़ने में नहीं आता है.
ये 50-50 जाता क्वेश्चन। सोर्स इसने दिया है तमिलनाडु वाले बुक ने, तमिलनाडु की एनसीईआरटी जो चलती है उनकी। अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ये वाला भी अच्छा क्वेश्चन था आर्ट एंड कल्चर का। ये वाला करंट अफेयर इंड्यूस नहीं लग रहा है, ठीक है। अजंता केव्स लाई इन द गॉर्ज ऑफ वाघोरा रिवर। फर्स्ट थिंग, वाघोरा रिवर नहीं पता आधा को कि क्या है और कहाँ है। यहीं पे औरंगाबाद के पास से रिवर निकलती है। मेरे को इसलिए पता है कि कई बार औरंगाबाद जा चुका हूँ, यहीं पुणे से पास में है। सेकंड, सांची स्तूप लाई इन द गॉर्ज ऑफ चंबल रिवर। हाँ ठीक है, ये नॉर्मल यदि आपको सांची स्तूप का लोकेशन पता है और चंबल रिवर पता है तो ये इजीली एलिमिनेट किया जा सकता है। सांची स्तूप मतलब विदिशा, दैट इज सेंट्रल एमपी, और चंबल जो है दैट इज वेस्टर्न एमपी। तो ये इजीली एलिमिनेट किया जा सकता था यदि आपने नॉर्मली जो रिवर्स का कोर्स ज्योग्राफी में देखा होता तो। थर्ड, पांडुलिनी केव श्राइन्स लाई इन दी गॉर्ज ऑफ नर्मदा रिवर। अब मेजोरिटी को ये नहीं पता होगा पांडुलिना केव है कहाँ। ये पांडुलिना केव जो है दैट इज नियर नासिक, ठीक है। तो यदि ये पता होता कि पांडुलिना केव नासिक के पास है। इसका हिस्ट्री में कहाँ पढ़ते ये बताता हूँ मैं। लूसेंट में भी देकर रखा है, पांडुलिना इंस्क्रिप्शन देकर रखे हैं लूसेंट में नासिक के पास। तो यदि ये पता होता कि महाराष्ट्र में है और वो पूछ रहे हैं नर्मदा रिवर के बारे में, तो ये भी एलिमिनेट कर सकते हो। बी और सी एलिमिनेट हो गए, बचता ए और डी है। तो ये अगला वाला, अमरावती स्तूप लाइज इन द गॉर्ज ऑफ गोदावरी रिवर। ये 50-50 पहुंच गया है, क्योंकि अमरावती उस समय देखा होना चाहिए था, क्योंकि शायद 2021 का पेपर है ना, 2019-20 से ये वाला इशू चल रहा है आंध्र प्रदेश के 3 कैपिटल्स का। तो अमरावती का एवरेज लोकेशन पता होना चाहिए। तो दैट इज सेंट्रल आंध्र प्रदेश, अमरावती। अब दिक्कत ये है कि सेंट्रल आंध्र प्रदेश है और गोदावरी भी वहीं से निकलती है ऑलमोस्ट, गोदावरी का यदि कोर्स देखे तो। क्योंकि जो दोनों डेल्टास बनते हैं गोदावरी और कृष्णा के, तो वो भी सेंट्रल आंध्र प्रदेश में बनते हैं। सेंट्रल मतलब आंध्र प्रदेश की जो कोस्ट है उसके मिडिल में, ठीक से देखे तो यहाँ पे 50-50 में अटके हैं। यदि चांस लेना होता तो मोस्ट ऑफ द पीपल डी के साथ ही जाते, पर आंसर ए है, ठीक है। पर ये 50-50 तक पहुंच ही गए थे। इसके बाद से यदि अमरावती की लोकेशन ठीक से पता होती कि कृष्णा डेल्टा के भी नीचे आता है ये, तब तो डेफिनेट है कि सही हो जाता है। क्योंकि यदि कृष्णा के भी नीचे है तो गोदावरी तो कृष्णा के ऊपर है, तब फिर बन जाता है ये क्वेश्चन। पर ये भी काफी कठिन क्वेश्चन था उस समय के हिसाब से। ये मोस्टली अमरावती का नाम इसलिए आया होगा क्योंकि उस समय न्यूज में चल रहा था आंध्र प्रदेश का 3 कैपिटल सिस्टम। अगला क्वेश्चन ये क्या है, environment, environment, geography, 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 environment and geography, geography, environment, geography, environment, geography, current affairs नहीं, SNT, science tech, science, current affair, basic science, science tech, polity, current affairs किस चीज के बारे में, judicial custody, current affair, prisoner, polity, ये वाला क्वेश्चन आया था विद रेफरेंस टू इंडिया। हल भी हो एन कोई। अब ये हो मुंडा हमने पढ़ा है कि सेंट्रल इंडियन ट्राइब्स होती है। तो यदि यही पता होता कि हो क्या है तो उससे ये आंसर निकल जाता है कि ट्राइबल लैंग्वेजेस है। डांस ऑफ नॉर्थ ईस्ट बोल दिया, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट तो है ही नहीं क्योंकि वो ट्राइब्स है। प्री हिस्टोरिक केव पेंटिंग्स नहीं, एक ही ऑप्शन बच रहा था ट्राइबल लैंग्वेजेस। भारत रत्न नहीं। स्पोर्ट
करंट अफेयर्स, ठीक है। ये हो गया अपना 2021 का पेपर। मॉडर्न इंडिया 7, जिसमें से 2-3 उसके मान लो अच्छे खासे आए थे, उसके अर्ली मॉडर्न के 3 से 4 क्वेश्चन, मतलब बेसिक मॉडर्न हमारा वापस 4 क्वेश्चन पे अटक गया। आर्ट एंड कल्चर 3, मिडिएवल 4, एंशियंट 4, 4 4 3 4 4 3 हो गया अपना 4 4 8 3 11 7 19 क्वेश्चन। 1/5 ऑफ द पेपर हिस्ट्री से आ रहा है, और हम सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री का एक पार्ट पढ़ के जाते हैं। 1 घंटे से ऊपर हो गया। चलिए 2020 का भी देख ही लेते हैं क्वेश्चन पेपर। इसको थोड़ा जल्दी देख लेते हैं हम लोग। साइंस टेक, करंट अफेयर्स, करंट जनरल साइंस, एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक्स, आर्ट एंड कल्चर, मॉडर्न इंडिया। क्वेश्चन क्या है? 84। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन भी मॉडर्न का है, पर इसको डिस्कस कर लेता हूँ। रकमाबाई केस किसी ने नहीं सुना था, ये कौन सी बुक में आया? प्लासी टू पार्टीशन, इस बुक में से उठाया क्वेश्चन, ठीक है। रकमाबाई केस 1884। अब 1884 के आसपास देखें। अच्छा, एक और चीज़ वापस डिस्कस करना भूल गया। बेसिक टेक्स्ट में से यदि ठीक से याद हो तो 2021 के पेपर में सिर्फ 3 क्वेश्चन ऐसे निकल रहे हैं जो नहीं ही बनते हमसे, 3 या फिर 2, क्योंकि 3 में से भी एक करंट अफेयर का उठा लिया था हमने, जो नहीं बनता। अब अगला 2020 का पेपर 1884 के आसपास विमेन राइट से रिलेटेड क्या हुआ, क्योंकि यहाँ पे विमेन राइट की बात कर रहे हैं। तो यदि सिर्फ इतना पता होता कि 1891 इसमें एज कंसेंट एक्ट आया था, एज कंसेंट एक्ट ऑफ 1891, दिस इज रिलेटेड टू विमेन राइट, है ना, तब भी ये कुछ हद तक हो जाता। अब इसमें हो ये रहा है, एक तो एज कंसेंट, ये डेफिनेटली ट्रू है, और कॉन्जुगल राइट मतलब मैरिटल राइट, तो ये 2 चीज़ तो है ही है, क्योंकि 1891 में एज कंसेंट एक्ट आया है, तो ये बात चल रही होगी उस समय। तीसरा एजुकेशन का बोलता है तो इसके चांसेस रिलेटिवली कम है कि ये इंक्लूडेड हो, और यदि मैं मारता तो वो 1 ऑल द 3 मार देता। इसमें भी इसका आंसर इनने 2 और 3 देकर रखा है, ठीक है। मॉडर्न इंडिया अलग, मॉडर्न इंडिया उल गुलाम, इस वाले पेपर में मॉडर्न इंडिया से बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे। अब ये देखो, ये मॉडर्न इंडिया के जितने भी क्वेश्चंस रहते हैं ना, वो मेजॉरिटी मॉडर्न इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल से नहीं रहते हैं। वो कहाँ से रहेंगे? सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट, रिवोल्ट्स, यूरोपियंस, कनक्वेस्ट ऑफ इंडिया, यहाँ से रहते हैं क्वेश्चंस। तो जो हम लोग मेजॉरिटी पढ़ते हैं फ्रीडम स्ट्रगल फ्रॉम 1857 टिल 1947, वो तो रिलेटिवली 2 या 3 क्वेश्चन ही आते हैं उससे हर पेपर में, और हम उससे पूरा फोकस करते हैं। उसको भी पढ़ना है उसको, क्योंकि उधर जो कॉस्ट बेनिफिट रहता है वो बहुत अच्छा रहता है, क्वेश्चंस बन जाते हैं इजीली। बाकी ये है कि यदि 18-17 क्वेश्चन आ रहे हैं तो उसमें से 2-3 क्वेश्चन ही आ रहे हैं उधर से, बाकी सब तो एंशियंट मिडिवल कल्चर और अर्ली मॉडर्न से आ रहा है। अगला क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू लिटरेचर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हाँ, ये क्वेश्चन भी अच्छा था। पणिनि इज एसोसिएटेड विद पुष्यमित्र शुंग, अमर सिंह इज एसोसिएटेड विद हर्षवर्धन, कालिदास इज एसोसिएटेड विद चंद्रगुप्त। तीनों स्टेटमेंट लूसेंट में देकर रखे हैं, और अदरवाइज एनसीईआरटी में भी जो इनके टेबल रहते हैं उसमें देकर रखा है। इनके टेबल का ये देखो, पणिनि 500 बीसी, ठीक है। अब सिर्फ इतना ये टेबल्स ही पता होता है कि पणिनि पुराना है, ठीक है। अदरवाइज नॉर्मली पढ़ा होता कि पणिनि का अष्टाध्यायी है और ये किस समय की किताब है, तो इतना ध्यान रह जाता कि ये लगभग 600 बीसी के आसपास की किताब है। तो पणिनि एंड पुष्यमित्र शुंग दोनों के बीच में लगभग 300-400 साल का डिफरेंस है। ये 2nd सेंचुरी बीसी और ये 6th सेंचुरी बीसी, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। अमर सिंह एसोसिएटेड विद हर्षवर्धन। अब यदि जो हमारे चंद्रगुप्त है, चंद्रगुप्त क्या बोल रहा हूँ, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, मतलब चंद्रगुप्त 2
ऑफ गुप्ता डायनेस्टी, उनके यदि हम लोग अ, जो नवरत्न थे ना, जैसे अकबर के नवरत्न थे, ऐसे चंद्रगुप्त के भी नवरत्न थे, तो इन नवरत्न को भी याद कर लेते हैं तो उसमें एक नाम अमर सिन्हा का आता है। ठीक है, नवरत्न जैसे उस समय कालिदास थे, फिर धन्वंतरी, है ना, वराहमिहिर, आर ऋषि। ठीक है, ये उस समय के उनके नवरत्न थे, पर लूसेंट में देख रखे हैं, इसको एज इट इज याद करना पड़ता है। तो ये आपको समझ आ जाता है कि ये अमर सिन्हा तो चंद्रगुप्त टू विक्रमादित्य के समय है, ये भी गलत हो जाता है। बचता यही है, कालिदास was associated with Chandragupta II. Only 3 is correct. Answer is this. ठीक है, तो एक चीज देखिए, टाइमलाइन याद करना इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। मेजोरिटी क्वेश्चन तो टाइमलाइन से हो रहे हैं हमारे, अभी तक जितने हमने डिस्कस करे उसमें से मेजोरिटी टाइमलाइन से हो गए क्वेश्चंस। एनवायरमेंट, पॉलिटी, 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 पॉलिटी। अब जैसे ये क्वेश्चन है, लिखा ने मॉडर्न इंडिया है, बाकी वो अर्ली मॉडर्न से ही है। विद रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग। औरंग, बानियान और मिरसदार, मीरसदार। ठीक है, तो ये बानियान और मीरसदार, ये नॉर्मली जब मेडिवल हिस्ट्री हम पढ़ते हैं सतीश चंद्रा, तो उसमें ये वर्ड्स मिल जाते हैं इजीली। ठीक है, और ये दोनों वर्ड सही है, तो ये 2 एंड 3 इज डेफिनेटली ट्रू। तो या तो ये आंसर है या फिर ये आंसर है। 50-50 पहुंच गए। अब तुक्का मारने की बात है। ठीक है, तो इसको भी अटेम्प्ट किया जा सकता था। ठीक है, इसमें आंसर इज बी, 2 एंड 3 इज द आंसर। तो ये जो वर्ड्स है ना, ये जितने भी टर्म्स है उन सबको कंपाइलेशन में बना के दे दूंगा आपको। अगला क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू द रिलीजियस हिस्ट्री ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग। स्थावीरवदिन, स्थावीरवदिन बिलोंग्स टू महायान बुद्धिज्म। लोकोत्तरवदिन सेक्ट इज एन ऑफशूट ऑफ महासंगिका, महासंगिका सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म। ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट बोलता है द डिक्लिनेशन ऑफ बुद्धा बाय महासंगिका फॉस्टर्ड द महायान बुद्धिज्म। ठीक है, अब ये तीनों स्टेटमेंट बुद्धिज्म रिलेटेड है। अच्छा, तीनों पेपर में हमने देखा तो बुद्धिज्म से क्वेश्चन आता ही है, बुद्धिज्म या जैनिज्म से। डेफिकेशन, एक्शन ऑफ मेकिंग समथिंग इनटू गॉड। ठीक है, और ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो बनते नहीं है, जो कि सेक्ट के ऐसे नाम ले लेंगे या फिर सेंट के ऐसे नाम ले लेंगे जो बनेंगे नहीं, या फिर टेक्स्ट ऐसा दे देंगे जो बनेंगे नहीं। लिटरेचर नहीं बनता इसका, एक तो पढ़ने में मुश्किल जाती है, ऊपर से याद कर लो वो बहुत बड़ी बात है। ऐसे ऐसे नाम रहते ही है, स्थावीर वदिन, इसको जब तक आपने 10 बार नहीं पढ़ा हो, ट्यूशन में देके रखा है नाम। सेकंड काउंसिल में स्थार वीर वदिन और महासंगिका, ये दो सेक्ट बन जाते हैं बुद्धिज्म के। यदि इसको 10 बार नहीं पढ़ा हो आपने, तो स्थार वीर वदिन ये प्रोनाउंसिएशन ही नहीं आएगा। ठीक है, तो बेसिकली स्थार वीर वदिन सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल में स्थार वीर वदिन और महासंगिका दो सेक्ट बनते हैं। स्थार वीर वदिन जाके हीनयान बुद्धिज्म में कन्वर्ट होता है और महासंगिका जाके महायान बुद्धिज्म कन्वर्ट होता है। तो बात यह है कि यदि स्थावीर वदिन को महायान बुद्धिज्म से ये कनेक्ट कर रहा है तो ये गलत है। फर्स्ट स्टेटमेंट ये आपको लूसेंट से ही पता चल जाता है। फर्स्ट स्टेटमेंट को हटाते से या तो 2 एंड 3 या फिर 3 ये आंसर बचता है। अगला होता है लोकोत्तर वदिन सेक्ट वाज ऑफशूट ऑफ महासंगिका सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म, ये नहीं पता है ना, ये कहाँ से स्टेटमेंट आया वो नहीं पता। फिर तीसरा बोलता है द डिफिकेशन ऑफ बुद्ध बाय महासंगिका फॉस्टर्ड द महायान बुद्धिज्म, मतलब बुद्ध को जब भगवान बना देते हैं तो वो महायान बुद्धिज्म होता है। अब यहाँ पे जैसे मैंने ये इसका मीनिंग देखा, वहाँ पे तो हिंदी में लिखा आ जाता है यूपीएससी के पेपर में, तो वो ईजी हो जाता है पढ़ना। तो ये थर्ड स्टेटमेंट भी सही है कि यदि बुद्ध को भगवान बना देते हो तो वो तो महायान बुद्धिज्म ही है ना। आपको ये पता है कि फर्स्ट गलत है, थर्ड सही है। फर्स्ट गलत, ये दो गए और थर्ड सही, तब भी 50-50 खेलना पड़ेगा। और
इसका आंसर क्या देकर रखा है, बी, मतलब सेकंड स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। ठीक है, बुद्धिज्म जैनिज्म के कठिन ही आते हैं, जितना जहाँ से पढ़ सको वहाँ से पढ़ लो। बुद्धिज्म जैनिज्म जितना याद कर सको उसके टेक्स्ट के बारे में, उसके सेक्ट्स के बारे में उतना याद करो। अगला ये है, ये 2020 में मॉडर्न के बहुत क्वेश्चंस आए थे। ठीक है, कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट्स इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ये क्वेश्चन भी, ये टाइमलाइन बेस्ड क्वेश्चन है। चलो देखते हैं। राइज ऑफ प्रतिहार अंडर किंग भोज। ठीक है, फर्स्ट थिंग, किंग भोज इज नॉट फाउंडर ऑफ प्रतिहार डायनेस्टी। प्रतिहार डायनेस्टी का फाउंडर है नागभट्ट प्रथम। दूसरा बोलता है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पल्लव पावर अंडर महेंद्र वर्मन वन। ठीक है, यहाँ पे पल्लव की बात कर रहे हैं, प्रतिहार की। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ चोला पावर बाय पुरांतक। ठीक है, पाल डायनेस्टी फाउंडेड बाय गोपाल। ना, ये 4 डायनेस्टीज के बारे में बात कर रहे हैं, उन सबका टाइम पीरियड देख लेते हैं। प्रतिहार प्रतिहार अराउंड 700 एडी, 750 एडी में चालू होती है। पल्लव लगभग 550 एडी से 750 एडी तक चलती है। तीसरा चोला लगभग 750 से 800 एडी के आसपास एस्टेब्लिश होता है। ये अंदाजन टाइम पीरियड बता रहा हूँ सारे। और चौथा पाल डायनेस्टी, अगेन प्रतिहार के आसपास 700 एडी के आसपास, 700 750 एडी के आसपास एस्टेब्लिश होता है। यहाँ से ये क्या पता चलता है कि पल्लव डायनेस्टी सबसे पहला है। ठीक है, तो 2 इज द फर्स्ट, स्टार्टिंग फ्रॉम अर्लीस्ट टाइम 2 इज फर्स्ट, तो मतलब ये या फिर ए या सी में से आंसर होना चाहिए। पल्लव पहला हुआ। दूसरा बोलता है प्रतिहार, और दूसरा हमको पता है प्रतिहार और कहाँ गया, पाल, ये दोनों डायनेस्टी एक साथ के हैं और ये चोल से पहले आए हैं, तो चोल आखिरी होना है। एस्टेब्लिशमेंट अंडर प्रांतक 3 आखिरी में होना चाहिए, तो ये सी और ए दोनों में 3 आखिरी में है। देन बोल रहा है राइज ऑफ प्रतिहार अंडर किंग भोज एंड पाल डायनेस्टी फाउंडेड बाय गोपाल। अब यहाँ पे फाउंडर की बात कर रहा है और यहाँ पे एक राजा की बात कर रहा है, फाउंडर की बात नहीं कर रहा है, तो मतलब ये 4th 1 से पहले होना चाहिए। तो इसका 241 से पहले 2413 आंसर होना चाहिए, 2413 है ना, आंसर सी। तो ये सिर्फ अंदाजन आपको याद है कि कब कौन आया था, तो उससे भी सॉल्व हो जाते हैं क्वेश्चंस। मेडिएवल हिंदी, हुंडी के बारे में पूछा इनने, तो हुंडी तो पता ही है, ये रिलेटेड टू बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ये नॉर्मल इकोनॉमी में भी हम लोग पढ़ते हैं, और ये नॉर्मल एनसीईआरटी भी पढ़ेंगे, तो उसमें सतीश चंद्रा में ये है हुंडी। इसने क्या डाल कर रखा है, अकाउंटेंसी की बुक, अरे बाप रे, अकाउंटेंसी की बुक कौन पढ़ेगा इसके लिए। विद रेफरेंस टू, अच्छा, मॉडर्न हिस्ट्री, अभी बात नहीं कर रहे मॉडर्न हिस्ट्री की। अगला क्वेश्चन, गांधी इरविन पैक्ट। अगला क्वेश्चन विध्वंसक नहीं, हाँ अगला क्वेश्चन, एंशिएंट इंडिया, कुलवाप और द्रोणवाप। ये ऐसा प्रश्न है, ये शायद पहला हमको ऐसा प्रश्न मिल रहा है जो कुछ भी करके नहीं बनता, क्योंकि इसको यदि आप बार बार प्रोनाउंस भी करोगे, कुलवाप द्रोणवाप, अब ये वाप वर्ड है, वाप वर्ड ऐसा लग रहा है कि मेजरमेंट रिलेटेड है, पर लग भी नहीं रहा है कि मेजरमेंट रिलेटेड है। तो ये वर्ड्स जो है ये किसी से मैच नहीं हो रहे, और कहीं देखे भी नहीं रखे, इनने भी उठाया उपेंद्र सिंह से, तो ये क्वेश्चन नहीं बनता बिल्कुल भी। वो मतलब फॉलोइंग रूलर्स एडवाइज्ड हिज सब्जेक्ट। अच्छा, ये एक और क्वेश्चन आया, हु, क्या बोलता है कि किसने बोला, हु मतलब फॉलोइंग एडवाइज्ड हिज सब्जेक्ट्स थ्रू दिस इंस्क्रिप्शन। पहले तो इंस्क्रिप्शन सबसे ज्यादा किसके बारे में इंस्क्रिप्शन है, तो इन 4 में देख लो तो अशोक, समुद्रगुप्त, इन 2 के बारे में ज्यादा है, बाकी दोनों के बारे में कम है इंस्क्रिप्शंस। Whosoever praises the religious sect of or blames other sect of excessive devotion to his own sect with the view of glorifying his own sect, he rather injures his own sect very severely। अब स्टेटमेंट से मतलब नहीं, स्टेटमेंट बहुत जनरल से देख रखा है उनने, ऐसा स्टेटमेंट किसके सुना सकता है, तो ये मोस्टली
जो सबसे ऑब्वियस आंसर होगा वही रहेगा। तो इसमें अशोका था। एनवायरमेंट, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, आर्ट एंड कल्चर। हाँ, ये वाला क्वेश्चन आया। अब यहाँ पे फेमस प्लेसेस और उनका स्टेट, ये वापस से लोकेशन बेस्ड आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे देख रखा है भिलसा मध्य प्रदेश, द्वार समुद्र महाराष्ट्र, गिरिनगर गुजरात एंड स्थानेश्वर यूपी। अब यदि दिल्ली सल्तनत पड़ी हो तो द्वार समुद्र का नाम आता है। कहाँ आता है? अलाउद्दीन खिलजी के एक्सपेडिशन जो है उसमें एक एक्सपेडिशन जाती है द्वार समुद्र, होयसाला डायनेस्टी, लगभग आज का कर्नाटक वाला रीजन। एंड उस समय रूलर रहते हैं वीर बल्लाल, आई थिंक वीर बल्लाल, द्वार समुद्र होयसाला के। तो ये पता है कि कर्नाटक है, तो ये महाराष्ट्र तो हो नहीं सकता क्योंकि महाराष्ट्र में उस समय यादव थे। यादव को भी अटैक करा था रामचंद्र यादव, रामचंद्र देव यादव, उसको भी अटैक करा था अलाउद्दीन खिलजी ने। द्वार समुद्र नीचे होना चाहिए और नाम से भी लग रहा है कि नीचे है। दूसरा गिरिनगर, ये यदि नॉर्मली पता हो तो गिरिनगर इस गुजरात, है ना, गिर पर्वत आते हैं वहां पे। ठीक है, जूनागढ़ के आसपास वाला एरिया कहीं होगा गिरिनगर। तो ये आज को कनेक्ट करोगे तो एंशिएंट टाइम पे भी मोस्टली वही लोकेशन रहती है, सिर्फ नाम थोड़ा बहुत चेंज होता है लोकेशन का। तो गिरिनगर ये वही लोकेशन होगी जो आज की गिर पहाड़ी वाली है, जो आज की गिर लोकेशन है। तो ये गुजरात, ये सही होना चाहिए, मतलब 2 गलत और 3 सही। ठीक है, 2 गलत ये 2 गए और 3 सही, 1 एंड 3। ठीक है, अब ये भिलसा जो है इसको भी, ये भी कहीं ना कहीं तो आता है मिडिवल हिस्ट्री में पढ़ने में। ये या तो अकबर के एक्सपेडिशंस में या फिर शेर शाह सूरी के एक्सपेडिशंस में भिलसा नाम की जगह आती है। ठीक है, भिलसा इज टुडेज विदिशा, है ना। तो ये भी पता भी नहीं होता यदि भिलसा, तो तब भी ये क्वेश्चन बन जाता। और स्थानेश्वर ये तो पता ही नहीं है कहाँ का है, इसका नाम नहीं सुना आज तक, स्थानेश्वर। अच्छा, स्थानेश्वर इज थानेश्वर, थानेसर, थानेसर हरियाणा। ये थानेसर पुष्यभूति डायनेस्टी वाला स्थानेश्वर है। ठीक है, ये भी थानेश्वर याद आ जाता है यदि, तो हो जाता है ये भी इजीली कि हरियाणा में। एनवायरमेंट, एनवायरमेंट, एंशिएंट इंडिया। ठीक है, with reference to the period of Gupta dynasty in ancient India, the town of घंटशिला, कंदूरा, चाउल were well known as। तो ये चाउल जो है, चाउल और घंटशिला, चाउल तो लूसेंट में देख रखी है, घंटशिला भी कहीं ना कहीं एनसीईआरटी में देख रखा है। तो दिस आर पोर्ट्स। ठीक है, दिस वाज एन इजी क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन। ठीक है, आंसर भी यही देख रखा है। एनवायरमेंट, 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 ज्योग्राफी, ज्योग्राफी, साइंस, साइंस, एनवायरमेंट, इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स। अगला क्वेश्चन, आर्ट एंड कल्चर। With reference to the cultural history of India, consider the following pairs: परिव्राजक, है ना, renunciant and wanderer, श्रमण, priest, उपासक, which of the given above are correctly matched। तो ये टर्म बेस्ड है। अब यहाँ पे उपासक तो डायरेक्टली दिख रहा है कि एक काइंड ऑफ फॉलोअर है, उपासना करने वाला, मेडिटेशन करने वाला, ये सही होगा। परिव्राजक का पता नहीं है अभी। ठीक है, श्रमण, अब ये ऐसा एक टर्म हड़प्पन टाइम पे भी आता है शमन करके, जिनके पास मैजिकल पावर्स हुआ करती थी, पर यहाँ पे श्रमण लिख कर रखा है। और जो हड़प्पन टाइम पे शमन यूज हुआ है वो चंडाल लोगों के लिए यूज हुआ है, काइंड ऑफ चंडाल लोगों के लिए। तो ये तो लिख रहा है प्रीस्ट विथ हाई स्टेटस, तो ये वो श्रमण, शमन तो नहीं है, ये श्रमण ही है। और दूसरी चीज, श्रमण को ठीक से पढ़े यदि तो ये निकल रहा है श्रम से, मतलब लेबरर। तो मोस्टली इसका नाम
मतलब इसका अर्थ लेबरर ही होना चाहिए। तो यदि इतना समझ गए कि उपासक सही है और ये मोस्टली गलत है, 3 इज करेक्ट एंड 2 इज रॉन्ग, तो हमारे पास बचता है 1 एंड 3। दिस शुड बी द आंसर बी। ठीक है, पर हाँ ये तुक्का मारा है अपन ने, श्रमण का मतलब कुछ और है। हेटेरोडॉक्स हेटेरोडॉक्स सेक्ट के बारे में बोल रहे थे। श्रमण ग्रुप, बुद्धिज्म, जैनिज्म एंड वेरियस हेटेरोडॉक्स सेक्ट्स is such well-established group. Shraman did not regard the Brahmins as being the highest status. Shramans included variety. अच्छा अच्छा अच्छा, so नॉन ब्राह्मणिकल लोग जो है उनको श्रमण बोला गया है वैदिक पीरियड में। चलिए अच्छा, इसको भी नोट डाउन कर लूंगा मैं, श्रमण। ठीक है, आगे। और ये ऐसा क्वेश्चन था जो नहीं बनता बिल्कुल भी, श्रमण वाला गलत करके आते या फिर तुक्का भी मारते तो। दैट्स इट, ये हमने 2020 का भी देख लिया। अब इसमें मॉडर्न इंडिया के 9, आर्ट एंड कल्चर 4, मिडिएवल 2, एंशिएंट 4। मॉडर्न के देखा जाए तो इसमें फ्रीडम स्ट्रगल वाले कम थे, आसपास के जो परिफेरल एरियाज है मॉडर्न इंडिया का उसमें से बहुत ज़्यादा थे क्वेश्चंस। आर्ट एंड कल्चर 4 4 2 10 और 9 19 क्वेश्चन वापस से। ठीक है, और यदि इनमें से देखें 4 4 2 10 क्वेश्चन में से सिर्फ 2 क्वेश्चन ऐसे निकले एंशिएंट मिडिएवल में से जो हम नहीं कर सकते थे, बाकी सब इजीली हो जाते यदि टाइम पीरियड पता होते, थोड़ा बहुत टर्म्स पता होते, थोड़ा बहुत गेम खेलना पड़ता 50-50 का तो हो जाता। तो हमने क्या देखा कि 18-19 तो एवरेज क्वेश्चन आ ही रहे, जिसमें से 12-13-14 तक ये चले जाते हैं अपने एंशिएंट मिडिएवल एंड आर्ट एंड कल्चर मिला के। और उसमें से हम देखे तो कहीं पे 4 नहीं कर पा रहे 2022 में, 2021 में 3 नहीं कर पा रहे और 2020 में 2 नहीं कर पा रहे। मतलब वो 12-13 क्वेश्चन जो है उसमें से 9 तो कर पा रहे हम, है ना। और ये 9 मतलब 18 नंबर, लगभग 18 नहीं भी लाए 10 ले आए तो भी काफ़ी आ गए। जो 80 पे अटके हुए लोग हैं उनके तो नहीं आ पार हो जाएगी। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हिस्ट्री पढ़ना है, पर बात वही है कि टाइम बहुत ज़्यादा डिवोट नहीं करना है हिस्ट्री में, अदरवाइज वो एक कुआं है, उसमें डूबते जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग स्टार्ट करेंगे एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ना। एंशिएंट में बेसिकली वैदिक से ही चालू करेंगे क्योंकि हड़प्पा में जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा पढ़ने की है नहीं, और कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा थोड़े समय में, जो हो गए टर्म्स, मैप्स हो गए, इंस्क्रिप्शंस हो गए, लोकेशंस हो गई जो प्री मॉडर्न टाइम में, सॉरी अर्ली मॉडर्न हिस्ट्री के जो लोकेशंस हैं वो लोकेशंस, बाकी तो मैप से कवर हो जाएगी। एंड लिटरेचर वाला लूसेंट के स्टार्ट में देखोगे तो काफ़ी सारे लिटरेचर देख रखा है, जैसे चाचनामा देख रखा है उसमें, जो कभी नहीं पढ़ते हम लोग। तो ऐसे लिटरेचर जितने हुए, इंस्क्रिप्शंस हुए, तो ये चीज़ें टेबुलर फॉर्म में मेरे पास बना रहा हूँ अभी, वो प्रोवाइड कर दूंगा। उसको एज इट इज़ याद करना है, और बाकी जितना मैं पढ़ाते जाऊँगा, मोस्टली 10-12 लेक्चर में हम लोग उसको वाइंड ऑफ करेंगे, और मतलब वही 10-12 घंटे में वाइंड ऑफ करेंगे एंशिएंट मिडिएवल प्लस कल्चर को। उतना याद करते जाना, साथ में लूसेंट पढ़ते जाना, इतना ही करना रहेगा। उसके अलावा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है हिस्ट्री में, क्योंकि वैसे भी नहीं बनेगा। मतलब इसमें पढ़ लिया, याद कर लिया इतना, तो बनने का चांस है। अदरवाइज अगर आप बुक्स पढ़ने बैठ जाओगे तो याद कुछ रहेगा नहीं, और टाइम वेस्ट भी अलग हो जाएगा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट लेक्चर देखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, मोस्टली मंडे तक आ जाएगा। ओके, गुड डे।